अच्छा जी, तो हम जाते हैं दोबारा जो है वो अपनी रिपॉजिटरी के अंदर जाते हैं। आज जो है हम डाटा विजुअलाइजेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। मैं जानबूझ के जो ना चीज़ें जो स्पेसिफिक टू है ना, जो मैं मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादातर जो है वो स्टैंडर्ड पाइथन के ऊपर रहूँ अभी। ये मैंने अभी थोड़ी देर लास्ट अभी पिछले घंटे में भी यही बात की है कि ताकि आपको पाइथन के ऊपर जो है वो ज़्यादा अबूर आए, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिसको आप हर जगह पे कैश करवा सकते हैं जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर लें इसके ऊपर। स्क्रिप्ट और एक्टिवेट। सर स्टैंडर्ड पाइथन को रेगुलर पाइथन भी कहते हैं ना, रेगुलर पाइथन या कहते अलग है? हैं, वनीला पाइथन भी कहते हैं। ज़्यादा जो कॉमन नेम है वो वनीला पाइथन है या नॉर्मल स्टैंडर्ड पाइथन है। ये सारे एक ही है ना? जी जी। ठीक है। सर मेरा ये था कि मैं आपको बोलना चाह रही थी, आप असाइनमेंट भी देना हमें। प्रैक्टिस तो साथ साथ कह रहे हैं, लेकिन असाइनमेंट आप हमें कुछ ऐसा दें जो आपने ना किया हो और उससे रिलेटेड जो आपने सिखाया हो। चले, मैं आज आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आज असाइनमेंट आपको देते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट आज के लेक्चर से नहीं होगी, पीछे वाले लेक्चर से मैं आपको एक असाइनमेंट आज देता हूँ। असाइनमेंट अभी तक मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं समझता हूँ जितना काम मैंने आपको बताया हुआ है ना बेसिक में, वो आप रिपीट कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। और आपकी जो अपने इर्द गिर्द आप एग्जाम्पल देखते हैं ना सारा दिन, उनके ऊपर आप जो है ना उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ असाइनमेंट्स जो है वो मैं आपको आज जो है वो बता देता हूँ, वो हम कर लेते हैं। लें जी, अभी हम एक नई नोटबुक बनाते हैं और यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करेंगे विजुअलाइजेशन। मेरा असल में सबसे बड़ा मसला ये है, मेरे पास टाइम जो है ना वो बड़ा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो थोड़ा सा टाइम निकालना आप देख लेंगे, अभी तक नोट्स नहीं बन पा रहे मेरे से। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वही मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, कोई स्पेशल पहले से नोट्स जो है वो मैं बना के नहीं लेके आ रहा। तो ये एक मसला होता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, विजुअलाइजेशन से मुराद ये है, हमने डाटे को विजुअलाइज करना है। डाटा आपके पास कलेक्शन तो आ गई, डाटा आपने कलेक्ट किया है, जो भी आपको मैंने एक्स वाई जेड जितने भी प्रोसीजर है वो सारे के सारे बताए हैं। मतलब हार्वेस्टिंग के जितने भी प्रोसीजर किए हैं, ऑनलाइन डेटाबेस से किया एंड सो ऑन, ये हम ऑलरेडी सारे का सारा कर चुके हैं। इसके ऊपर आपने अब जो डाटा आपके पास आया है उस डाटे को विजुअलाइज भी करना है। जब आपने स्टोरी टेलिंग करनी है, किसी बंदे को स्टोरी बतानी है कि भाई ये डाटा आपको क्या बता रहा है। फर्ज करें आपके पास कोई सेल्स का ग्राफ आ गया, लेट्स से कि हम एग्जांपल लेते हैं सेल्स के ग्राफ की। सेल्स का डाटा आपके पास कोई, या सेल्स के बाद भी नहीं, हम उसको कहते हैं सेल्स का, ये भी ले लेते हैं, सेल्स का डाटा आपके पास आ गया। अब हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही रहते हैं। हमारे पास डाटा आता है, फर्ज करें वेबसाइट के, कम ऑन, वेबसाइट के ऊपर जो क्लिक्स हैं उनका डाटा आता है। इनफैक्ट मैं आपको डाटा दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। ये मैंने पता काफ़ी पहले डाटा डाउनलोड किया था एक, आपको मैं अपनी वेबसाइट का डाटा दिखाता हूँ। ये डाटा मैं रिपॉजिटरी में अपलोड भी कर दूंगा। ओहो, ये यहाँ पे ओपन भी, एक मिनट हो जाए। जस्ट अ मिनट। सर वो जो एरर आ रहा था रिपोजिटरी का, वो आप कोई बेटर सोल्यूशन बताने का बोल रहे थे। वो भी देख लेते हैं, आज उसको भी देख लेते हैं। पॉइंट से बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो फिर आपकी गिटअप की जो फाइल है ना उसी से देख देख के कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास हो ही नहीं रहा क्लोन। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये कुछ डाटा है जो एसईओ विंग्स की वेबसाइट है उसी का डाटा है। तो ये गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जो उसकी परफॉर्मेंस है उसका डाटा मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। मोमेंट,
अच्छा, ये जो डाटा है ये आपको नजर आ रहा है, क्वेरीज नजर आ रही हैं, एससीओ क्वेक एक्सटेंशन का एक मेरा कीवर्ड है, इसके ऊपर मेरे पास 36 क्लिक्स हैं, इसके ऊपर मेरे पास इतनी ज़्यादा जो है वो इंप्रेशंस आ रहे हैं, एंड सीटीआर इसका मेरा इतना है, और इसके ऊपर मेरी एवरेज पोजीशन जो है वो इतनी है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको किसी कीवर्ड्स के अगेंस्ट गूगल सर्च कंसोल के ऊपर नजर आती हैं। आप लोगों में से जिसने गूगल सर्च कंसोल देखा हुआ है या उसके ऊपर काम किया हुआ है, उनको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज की मैं बात कर रहा हूं। ये डाटा वहां पे आपको स्टैंडर्डली हर वेबसाइट के अगेंस्ट जो है वो नजर आता है। कीवर्ड क्या है आपका, मैंने यहाँ पे पेजेस नहीं लिखे, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स वाला हिस्सा जो है वो निकाला है। तो कीवर्ड क्या था आपका और उसके अगेंस्ट क्लिक्स कितनी आई हैं, इंप्रेशंस कितनी आई हैं। और ये हमेशा पर डे, पर मंथ, पर ईयर, पर 3 मंथ्स आप इस तरह करके इसको डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो डाटा है ये आप सिर्फ डाउनलोड भी नहीं कर सकते, आप चाहें तो आप एपीआई के जरिए फैच भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी जो एग्जांपल कर रहे हैं, ये सीएसवी फॉर्मेट के अंदर डाटा जो है वो हमारे पास आया है, हम इस डाटे को देख रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि मेरे पास इस पेज के ऊपर कितनी क्लिक्स आ रही हैं एसईओ के एक वाले पेज के ऊपर। और मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर मैं जाऊं, नहीं, ये मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ एसईओ के एक का जो मेरा पेज है, मैंने सिर्फ उसी के क्लिक्स जो है वो आप लोगों के साथ उस दिन जो आ रहे थे मैंने वो आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि टेक्स्ट डाटा भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके पास डाटा परसेंटेज के अंदर भी हो सकता है। और जब ये डाटा और इंप्रेशंस आते हैं और पोजीशन होती है, एवरेज पोजीशन क्या है आपकी डाटा की, यहाँ पे इसके अलावा जो है वो कंट्रीज का डाटा भी होता है, वो यहाँ पे इसका जो है डाटा नहीं है हमारे पास। लेकिन अब हम जो है इसको थोड़ा सा देखते हैं डाटे को टेक्स्ट फाइल के अंदर। जब आप टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटे को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में है, सीएसवी फॉर्मेट में है। सीएसवी फॉर्मेट से मुराद ये है कि आपकी एक वैल्यू के बाद कॉमा आएगा, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर कॉमा आएगा, फिर तीसरी वैल्यू आएगी, कॉमा आएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह करके आपका कॉमा सेपरेटेड है, और एक लाइन में एक वैल्यू, एक वैल्यू में आपकी एक वैल्यू है, एक लाइन में आपकी वैल्यूज आएंगी, फिर दूसरी लाइन में वैल्यूज आएंगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो हम ये डाटा जो है वो पाइथन के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये डाटा जब आपके पास आएगा उसके बाद जो है डाटा के ऊपर आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब मसला क्या होता है, मसला ये है, अगर मैं आपको ये डाटा दे दूं और मैं आपको कहता हूं कि इसका मुझे एनालिसिस करके दो, इसके ऊपर मुझे कोई प्रोडिक्शन करके दो, कोई भी मैं काम आपसे कहता हूं, तो कहानी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक आप इसकी कोई पिक्चर ना ड्रा कर पाए। हम हमेशा ये लफ्ज सुनते आए हैं, और इसमें रियलिटी भी है कि पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। आप जब स्टोरी बता रहे हैं तो आप यहाँ 1000 वर्ड्स लिख लें या एक उसकी पिक्चर बना लें। तो हम ये देखते हैं कि हम इस डाटा को पिक्टोरियल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका एक बेहतरीन हल ये है कि हम इसकी विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन करने के लिए हमारे पास मार्केट में डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो उन ग्राफ्स को जो है वो हम आज देखेंगे कि ये वाला जो डाटा हमारे पास आ रहा था, इसको आपने विजुअलाइजेशन इसकी कैसे करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, एसईओ विंग्स वेबसाइट क्लिक्स जो है ना वो अगेंस्ट हमारे पास था, कौन सा था, एसईओ को एक पेज। ये अगर जाए ना आप मेरी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आपको ये वाला जो पेज है, इसका मैं लिंक उधर लगा देता हूँ, एसईओ कैक का ट्यूटोरियल। ये वाले ट्यूटोरियल का ये डाटा है कि ये गूगल में रैंक हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे इसका जो रेफरेंस है मैं वो भी लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप जब इसको बाद में देखना भी चाहें, डाटा को भी देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं जाके। अब जब आपने इस डाटा को विजुलाइज करना है, तो आपने यूजर को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। फर्ज करें आप ये बताना चाहते हैं कि मैंने टॉप 5 इसके ऊपर जो कीवर्ड्स हैं वो कैसे नजर आते हैं, उनके क्लिक्स कितने ज्यादा हैं, क्या उन क्लिक्स के अंदर अगर आप जाए ना यहाँ पे, तो आपको यह पता चलेगा कि एक पेज एक कीवर्ड के अगेंस्ट मेरे पास क्लिक्स जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके पास मेरे एक जैसे ही क्लिक्स आ रहे हैं। अब आप ये एक चीज जो इंफॉर्मेशन है ये आप देख सकते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो पोजीशंस है उनके अंदर वेरिएशंस कितनी आ रही हैं। क्या पोजीशंस आपके पास कांस्टेंट आ रही हैं,
अच्छा, ये जो डाटा, ये एक दिन का डाटा मेरे पास आया है। अगर मैं एक दिन के डाटा की बजाय जो है मैं हर रोज का डाटा लूं और उसकी पोजीशन को मॉनिटर करूं, तो फिर मेरे पास क्या होगा? ठीक है। तो ये वाली जो चीजें होती हैं, इनको ग्राफिकली जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो तब आपको पता चलता है, ओहो ये तो एक बड़ी मजे की स्टोरी बता रहे हैं मुझे। मसलन हम इसी डाटा को लेते हैं, बल्कि मैं आपको पहले ना एक्सकेलिड्रा में इसका एक छोटा सा जो है ना हाका ड्रा कर देता हूं। फर्ज करें आपके पास एक कीवर्ड है, हम एक कीवर्ड लेते हैं एससीओ क्वैक ऑडिट। कोई फर्ज करें हम एक कीवर्ड ले लेते हैं, एससी क्वैक जो है वो हमारा ऑडिट है। उसका ऑडिट ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको बहुत सारे पैरामीटर्स जो है जो देखने को मिलते हैं जब आप डाटा इकट्ठा करते हैं। फर्ज करें सर्च इंजन कंसोल से आप, सॉरी, गूगल सर्च कंसोल से आपने डाटा लिया, एक तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो इसके इंप्रेशंस की मिलती है, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल रही है क्लिक्स की, कि भाई इसके इंप्रेशंस इतने थे। इंप्रेशन से मुराद आपको पता ना सबको, इंप्रेशन से मुराद ये है कि जब आप गूगल के ऊपर जाके टाइप करते हैं ये चीज, आपने ये कीवर्ड टाइप किया, तो ये जो नजर आ रहे हैं ये आपको इंप्रेशंस नजर आ रहे हैं। ये वाली जो वेबसाइट है, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम एक कीवर्ड लेते हैं जो कि हमारा ये वाला कीवर्ड ले लेते हैं। फर्ज करें जैसे क्वेक ऑर्डर जो है वो हमारा कीवर्ड नहीं है। तो जब आप इसके ऊपर आते हैं, तो आपको पता चलता है कि हम जो अब यहाँ पे हमारे से ऊपर एक बंदा है, दो तीन, और हम फोर्थ पोजीशन के ऊपर बैठी हुई है एसईओ विंग्स की जो वेबसाइट है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसने मुझे, जब मैंने ये एंटर किया, तो मेरे पास ये जो नजर आ रहा है ये एक इंप्रेशन है। मेरी वेबसाइट को एक इंप्रेशन मिला, एक इंप्रेशन दी एसईओ पीडिया को मिला, और एक इंप्रेशन जो है वो टग एजेंसी को मिला, ठीक है। तो ये हमारे पास इंप्रेशन है। लेकिन अगर मैं यहां पे जाके इस वेबसाइट की, अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो मुझे एक क्लिक मिला है। अगर मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो मुझे इसको एक क्लिक मिलेगा। तो ये आपके जो है वो क्लिक है। एक इंप्रेशन है इंफॉर्मेशन, एक आपके पास क्लिक की इंफॉर्मेशन है, और एक तीसरी इंफॉर्मेशन है लोकेशन की। ये जो क्लिक आई है मेरे पास, ये कहां से आई है, ये इंप्रेशन मेरे पास कहां पे आया है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो एक इंफॉर्मेशन आती है, हम यहाँ पे इसको जरा इकट्ठा कर लेते हैं। इन दोनों के ऊपर जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, वो ये आई है कि मेरी जो लोकेशन है वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी मेरे पास, सॉरी, मेरे पास इंप्रेशन जो आएंगे उनके साथ ये भी आएगा कि ये इंप्रेशन पाकिस्तान में आया है या जर्मनी में आया है, ये क्लिक जर्मनी में आया है या पाकिस्तान में आया है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका डाटा है उसके साथ लोकेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो भी अटैच होगी है। और इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन होती है जो मैंने आपको पहले बताई हुई है, ये हमने लास्ट सेशंस के अंदर बड़ी डिटेल में की है। वो इंफॉर्मेशन होती है टाइम की इंफॉर्मेशन। ठीक है। एक आपके पास लोकेशन की इंफॉर्मेशन और दूसरी टाइम की, कि किस वक्त ये इंप्रेशन आया, ये आज इंप्रेशन आया या 21 तारीख को आया या 22 तारीख को आया या 23 तारीख को आया। ये चार इंफॉर्मेशन जब आपके पास आती हैं, ये दो इंफॉर्मेशन प्लस उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट इंप्रेशन और क्लिक्स जब आते हैं, तो आप इस कीवर्ड्स का पूरा खाता खोल सकते हैं। आप इसकी इंतहाई ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, एक और चीज ये हो सकती है कि ये किस कीवर्ड की किस पेज के अगेंस्ट जो है वो रैंक हुआ है, ये इंफॉर्मेशन भी जो है वो हमारे पास आती है। क्योंकि एक चीज आपको मैं बता दूं, ये जरूरी नहीं कि आपने एक पेज को टारगेट किया है, आपका एक पेज है, एक्स पेज है, वो पेज आपने जिसको टारगेट किया है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसी पेज के अगेंस्ट, इस कीवर्ड के अगेंस्ट उधर रैंक हो रहे हो।
फर्ज करें मेरा जो पेज है उसका नाम है एसईओ क्वैक ट्यूटोरियल, ये जरूरी नहीं है कि जब मैंने यहां पे टाइप किया तो ये मेरा एसईओ क्वैक ट्यूटोरियल यहां पे रैंक हुआ है। हो सकता है ये मेरा पेज रैंक ना हो, किसी और पेज को गूगल यहां पे मेरे को रैंक कर दे, जिसको हम कीवर्ड कैनिबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये इंफॉर्मेशन भी मेरे लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जहां पे मेरे पास इतने ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट मेरा कौन सा पेज जो है वो रैंक हुआ है, वो पेज 1 रैंक हुआ है या पेज 2 रैंक हुआ है। तो अगर पेज की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है तो उसका मतलब है मैं ये भी देख सकता हूं कि आया मेरा जो पेज है वो फलां पेज कैनिबलाइजेशन हो रही है उसके ऊपर कि नहीं हो रही। ये इंफॉर्मेशन भी आप डाटा एनालिटिक्स के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। फिर आप यानी मैं आपको यहां पे छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, एक इंफॉर्मेशन आप कैनिबलाइजेशन की निकाल सकते हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप निकाल सकते हैं वोलेटिलिटी की। ये वाले कॉन्सेप्ट आपको मेरा ख्याल है कोई भी बंदा एसईओ में कभी भी नहीं पढ़ाएगा, कैनिबलाइजेशन फिर भी पढ़ा देते हैं, एसईओ वोलेटिलिटी बहुत कम आपने सुनी होगी कैसे निकालते हैं। ये भी आज आपको बताते हैं कैसे निकालने और इसको विजुअलाइज कैसे करना है। ठीक है, ये दो बुनियादी चीजें हैं जिनको आप जो है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास ये वाला डाटा होना चाहिए। अच्छा, ये हो सकता है कि कैनिबलाइजेशन जो है वो लोकेशन डिपेंडेंट हो, मसलन आपको जर्मनी के अंदर जो आपकी विजुअलाइजेशन हो रही हो उसमें आपके पास जो है वो कैनिबलाइजेशन हो रही हो, लेकिन अमेरिका के अंदर ना हो रही हो। इसका मतलब है कि आपका जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि आपको जर्मन मार्केट के अंदर कैनिबलाइजेशन फेस करनी पड़ रही है, या जो वोलेटिलिटी है आपकी वो जर्मन मार्केट के अंदर हायर है लेकिन जो आपकी अमेरिकन मार्केट है उसके अंदर कम है। तो ये एक अलग टॉपिक है कि एसईओ वोलेटिलिटी होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये भी इस तरह की इंफॉर्मेशन भी जो है वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उसके लिए कोई लंबे चौड़े स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं होती, बेसिक स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ्स की जरूरत होती है। वो ग्राफ आपने कैसे ड्रा करने हैं उसके लिए आपको चाहिए होती है विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज, और वो लाइब्रेरीज जो है पाइथन के अंदर बिल्ट इन नहीं है। जो बिल्ट इन नहीं है उसको करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। उनके अंदर जो सबसे ज्यादा मशहूर लाइब्रेरी है वो है मैट प्लॉट लिब, जो कि हम भी यूज करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो है ये मैट प्लॉट लिब को ही यूज करेंगे, और जो दूसरी हैं उनको नहीं यूज करेंगे। मसलन आपके पास जो दूसरी लाइब्रेरीज हैं उनके अंदर जो है वो प्लॉटली आती है, इसके अलावा आपके पास बोके आती है लाइब्रेरी। ठीक है, ये तीन जो है वो बड़ी लाइब्रेरीज हैं जो मार्केट के अंदर जो है यूज होती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी, अगर आप साइंटिफिक काम कर रहे हैं या अगर एसईओ को साइंटिफिक अंदाज से देखना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप अपने जैसे सॉफ्टवेयर नहीं होते, आप लोगों ने अगर एसईओ के सॉफ्टवेयर वगैरह यूज किए हो, स्क्रीमिंग फ्रॉग या इस तरह का जिसके अंदर आपको ग्राफ्स वगैरह भी बनते हुए नजर आ रहे हो, उस तरह की अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास होती है पाईक्यूटी ग्राफ लाइब्रेरी जो है, आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। आप जाए ना इसके ऊपर, मैं आप ये कहूँ कि हम यूज नहीं कर रहे होंगे, मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको नजर कैसी आती है। ये काफी पुरानी लाइब्रेरी है, मैं बड़े अरसे से, मैं तकरीबन 8 साल से इसको यूज कर रहा हूँ अपने और प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आप ये देखें, आप इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं ना, कम्प्लेक्स ग्राफ्स, ये आप 2D ग्राफ, 3D ग्राफ, बहुत ज्यादा जो चीजें हैं ये आप ऑटोमेटिकली पाइथन के अंदर बना सकते हैं, लेकिन ये डेस्कटॉप के लिए ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आप नोटबुक के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर हम जो है वो मोस्टली मैट प्लॉट लिब के ऊपर रहेंगे। अगर आप डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बना रहे हैं, जरा जिसको हम कहते हैं ना तगड़ी और पावरफुल एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हैं, कंपीटिंग जिसके ऊपर आप कंपीट कर सके मार्केट में, तो वहां पे आप पाईक्यूटी ग्राफ को जो है ना आराम से यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड जो है ना लाइब्रेरी। और ये आपको मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ताकि कल कलां को अगर आप ये देखें ना, नोट्स देखें, तो आपको पता चल जाए कि ये भी किसी चीज का नाम है। बोके और प्लॉटली ये तकरीबन एक ही डोमेन में काम करती हैं। बोके को आप देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है आपके पास। ठीक है, तो ये जितने भी आपको यहाँ पे ग्राफ्स नजर आ रहे हैं ये आपको वेब इंटरफेस भी आपको साथ में देते हैं। फर्ज करें हम आपको ये ग्राफ दिखाते हैं जनाब, ये वेदर का ग्राफ है, मार्केटिंग का नहीं है, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं हमेशा इसको जो है वो आपस में मैच करता हूं कि डाटा किसी किस्म का भी हो, डाटा डाटा होता है। ठीक है, जैसे डिग्री डिग्री होती है इस तरह डाटा डाटा होता है। आपने उसकी इंटरप्रिटेशन जो है और जो मेथड्स उसके ऊपर लगाने हैं वो प्रॉपर लगाने हैं। तो अब आप देखें, आप यहां से देखें, आप उसको
डायनामिकली इस तरह विजेट बना के इन चीज़ों को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपको बोके इस तरह के जो टूल्स हैं और प्लॉटली जो है ये इस तरह के टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हम इसको कम यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये आपको यहाँ पे 3D प्लॉट्स भी नज़र आ रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे जाएं ये स्लाइडर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है ये आप पाईक्यूटी सॉरी मैट इसमें ये जो जुपिटर है इसके अंदर आप इसको एम्बेड भी कर सकते हैं। जैसे ये आपने देखें कुछ आप इसके ऊपर स्लाइडर्स के जरिए भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो आप इसको इस तरह मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और सॉरी ये मैं बुके पे चला गया। और आप चाहें तो इस ग्राफ को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये होम भी कर सकते हैं। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऑप्शंस देते हैं ये, और ये एट द एंड ऑफ द डे एक पाइथन का कोड है, ठीक है, जिसके जरिए आप इसको जनरेट करते हैं। इसी तरह जो है वो एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं प्लॉटली। मैं सिर्फ क्विकली आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके ऊपर अगर आपने काम करना है तो ये आपने बाद में अपने एंड पे अपने तौर पे जो है ना इसको जो है वो एक्सप्लोर करना है। मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अच्छा ये डैश के साथ है, लेकिन मेरे ख्याल में हम यहाँ पे देखें हमें कोई मार्केटिंग का मिल जाए। सॉरी ये हमारे पास आ रहा है। तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ टूल्स होते हैं। फर्ज करें आपने हमेशा प्लॉटली पे काम किया, अब प्लॉटली वाले जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो कर दिया है, ग्रो कर गए हैं। देखें ये कितनी लाइब्रेरी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो ही वही बात जो मैंने आपको घंटा पहले बताने की कोशिश की है कि जब आप एक लाइब्रेरी में स्पेसिफिक हो जाते हैं तो फिर वो लाइब्रेरी की मर्जी को आप फॉलो कर रहे होते हैं। आप पाइथन की मर्जी को फॉलो नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि आप पाइथन की साइड पे रहें, ना कि लाइब्रेरीज की तरफ जाएं। ठीक है, तो आप ये देखें अब हम इसकी पाइथन के जो इंटरफेस है उसको देख रहे हैं। तो ये आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ग्राफ्स जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे ग्राफ्स जो है ये इमेजेस वगैरह 2D प्लॉट्स मैप्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिनट देख लूँ। मुझे यहाँ पे नज़र आ जाए वायलेंट प्लॉट्स। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी इन प्लॉट्स के ऊपर काम किया है कि नहीं किया, लेकिन आपको ये प्लॉट्स मैं एक मिनट ज़रा दिखा देता हूँ। ये प्लॉटली के अंदर आप इस तरह के पैट प्लॉटली के अंदर भी आप ये वाले प्लॉट्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये ऐसे ना वायलन की शेप में बने होते हैं ग्राफ्स। तो डाटे के मुख्तलिफ बिहेवियर्स को देखने के लिए ना हम उसको मल्टीपल पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं डाटे को। ठीक है, अमूमन ये होता है कि आप 50% डाटा लेते हैं, 30% डाटा लेते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। जैसे आप क्वार्टाइल्स या मीडियंस वगैरह निकालते हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं डाटा की। तो ये जो वायलेंट प्लॉट्स होते हैं ये आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज जो है वो डाटा के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके ऊपर मजीद नहीं बोर करूंगा कि ये क्या चीज़ है। आपको आप चाहें तो आप इसको जो है अपने तौर पे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आप देखें कि आपको ये वाले टूल्स जो हैं, ये वाले जो ग्राफ्स हैं, ये पाइथन प्लॉटली की लाइब्रेरी जो है वो बने बनाए जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और डाटा की आप पूरी की पूरी बड़ी खूबसूरत स्टोरीज जो है वो बता सकते हैं। ये देखें ना, अब आपके पास यहाँ पे दो किस्म का डाटा आ रहा है, मेल्स का डाटा आ रहा है, फीमेल्स का डाटा आ रहा है। तो जब आप उन दो मेल्स और फीमेल के डाटे को एनालाइज कर रहे हैं तो आप देखें कि इनके अंदर जो डिस्पर्शन आ रही है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपके पास कम आ रही है। तो कम आ रही है, क्यों आ रही है, एक ही फिगर में देखते हुए आपको पूरे के पूरे डाटा का एनालिसिस आप आराम से जो है वो कर सकते हैं। और आप चाहें तो दो मुख्तलिफ डाटा सोर्सेज को इकट्ठा करके एक वायलेंट प्लॉट भी बना सकते हैं। इस तरफ मेल का डाटा है और इस तरफ फीमेल का डाटा फर्ज करें। या इस तरफ आपके पास जो है वो पेड कंपेन्स जो होती हैं आपकी, उसका डाटा चल रहा है जो हम जो पीपीसी की कंपेन चलाते हैं, और इस तरफ आपका ऑर्गेनिक डाटा आ रहा है। तो उन दोनों के साथ आप सेल्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आप एक ही ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि उनका मीन जो है वो चेंज हो गया। ये मीन का मतलब ये जो आपको दरमियान में जो लाइन नजर आ रही है, आप देखेंगे कि एक किस्म के एक दोनों डाटा को इकट्ठा प्लॉट कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि नहीं मेरा मीन चेंज हो रहा है और मेरी जो स्क्यूनेस है वो भी चेंज हो रही है। तो ये सारी डाटा की चीजें हैं। इनके ऊपर अभी हम फ्यूचर में जो हमारी नेक्स्ट सेशंस आएंगे ना,
एक या दो सेशंस के बाद जब हम डाटा के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर पांडास के ऊपर जाएंगे, तो वहां पे हम इन मीन, स्टैंडर्ड एविएशन और इस तरह के जितने पैरामीटर्स होंगे उनको कैलकुलेट करके इस तरह जो है ग्राफ्स भी उसके ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के डाटे को, कंप्लेक्स ग्राफ्स जो है, ये टूल्स जो है वो बड़ी आसानी के साथ आपको बना के जो है वो दे सकते हैं। वायलेंट ग्राफ इज वन ऑफ माय फेवरेट टूल, जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपने डेली काम के अंदर, क्योंकि उसकी डिमांड ये है कि मुझे वहां पे ये यूज करना पड़ता है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, ये वायलेंट प्लॉट्स भी आपको नजर आ गए। तो अभी आपने ये देखा कि आपके पास ये 3-4 डिफरेंट किस्म की जो लाइब्रेरीज हैं ये आपको नजर आ गई, जो कि मार्केट के अंदर जो है वो मौजूद है। अब हम, सॉरी इसको मैं छोटा कर लूं, अब हम मैट प्लॉट लिब जो है इसको देखते हैं। ठीक है, अब जब आप मैट प्लॉट लिब के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे, पाई पाई, हमेशा की तरह आप इसको डायरेक्ट जो है पाई पाई से जो है वो जो ना इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, विद यूज ऑफ पिप कमांड। इधर आए, इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके इसको कोड को पेस्ट कर दें, और उससे पहले जो है ये आपने एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो देना है, और उसके बाद आपने शिफ्ट का बटन दबा के एंटर करना है, या जैसे भी आप सेल्स को एग्जीक्यूट करते हैं वो करते हैं। अब ये मैट प्लॉट लिब को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू इंस्टॉल इट। इसी तरह आप प्लॉटली को, बुके को, पाईक्यूटी ग्राफ को, किसी को भी इंस्टॉल करना चाहे तो पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे के सारे पैकेजेस भी आप पिप के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके केस में आपने पिप के जरिए इसको जो है वो इंस्टॉल करना है। अच्छा, इसके अलावा और भी टूल्स हैं इसके ना, एक और बड़ा अच्छा टूल है, वो है, इसको हम बोलते हैं विस्पी, बोलते हैं विजपाई। उसको भी आप जो है वो देख सकते हैं। ये बता मैं आपको इसलिए रहा हूं कि अगर किसी जगह आप जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे कोई इंटरव्यू लेने वाला पूछे कि कौन सा विजुअलाइजेशन टूल आप यूज करते हैं, तो आपको पता हो कि एक ही नहीं है, मैटप्लॉटलिब नहीं है, और भी बहुत सारे विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं जिनको आप पाइथन के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। ये विस्पी का टूल है, इसको भी आप जो है वो देख सकते हैं। ये ज्यादा जो है आपको हार्डवेयर एक्सेलरेशन जो है इसके अंदर जो है ना, आई थिंक वो भी आप कर सकते हैं। मैंने काफी अरसे से इसको यूज नहीं किया, मेरे 7-8 साल हो गए, उससे पहले एक दफा मैंने इसको यूज किया हुआ है कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये इतना ज्यादा मेंटेन्ड नहीं था, तो इस वजह से मैंने फिर इसको यूज नहीं किया। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे तो लग रहा है कि ये एक्टिवली इसको मेंटेन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मैंने इसको 2016 के अंदर कहीं या 17 में शायद यूज किया, उसके बाद मैंने इसको यूज नहीं किया। तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। आप इस लिस्ट को अपने दिमाग में रखते, इंटरव्यू में आपसे कोई भी बंदा पूछ सकता है। अच्छा, ये देखें, अब हमारे पास जो पिप के जरिए जो है मैट प्लॉट लिब जो है ये इंस्टॉल हो गई है। दैट्स वेल एंड गुड। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जनाब इसके जरिए जो है वो प्लॉट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो बहुत ज्यादा आती है, अ, ये वाला क्वेश्चन जो है वो खुशबू ने भी पूछा था, तो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके, जब इन्होंने इंपोर्ट की कमांड के साथ परसेंटेज का साइन पूछा था। ठीक है, कि ये इंपोर्ट इस तरह करके कहीं लिखा हो, तो ऐसा नहीं होता, ये आप नहीं कर सकते मैट, सॉरी, पाइथन के अंदर। वो जो चीजें आप कह रही थी वो थी आपके पास सेल की कमांड्स थी, ठीक है, मैजिक कमांड से दो कमांड्स होती हैं, एक सेल की होती है और एक मैजिक की होती है। ठीक है, तो आप फर्ज करें आपने कोई जो है वो मैजिक कमांड आपने एग्जीक्यूट करनी है, तो आप मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने इनलाइन यूज करना है या किस तरह करके आपको यूज करना है। ये पुराना सिंटैक्स होता था। आजकल हमें जो है इस तरह की मैजिक को एज सच यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन जो है, जुपिटर लैब जो है या नोटबुक जो है वो उसको इंटरनली खुद मैनेज कर सकता है। लेकिन आप उसको प्लॉट कैसे करते हैं, आप इसके अंदर नीचे यहाँ पे आउटपुट देखना चाहते हैं, जैसे हम करते हैं ना, मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, 2+2 करते हैं जब आप, तो आप ये देखेंगे आपको यहीं पे नीचे आउटपुट नजर आ रही है। आप यहाँ पे इनलाइन आउटपुट लेना चाह रहे हैं या एक एक्सटर्नल विंडो के अंदर ग्राफ की आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो इस तरह जो है वो सेल के जरिए जो, सॉरी, इसके मैजिक के जरिए जो है ना आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बिंग आपने इसको नहीं एग्जीक्यूट करना, आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। एक और चीज होती है जो डबल सेल हम लगाते हैं, ये होती है, बोलते हैं सेल मैजिक हम बोलते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप मार्क डाउन फर्ज करें लिख देते हैं, तो अब ये ऊपर तो कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये सेल आपका कोड क्या है, लेकिन जब आप इस तरह कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहां पे कह सकते हैं, अब ये देखें आपका ये जो कोड है यहां पे, ये कोड का सेल है, लेकिन क्योंकि उससे पहले आपने उसको
एक्सक्लूसिवली कहा है कि भाई ये जो सेल है ये अब मार्कडाउन का सेल है, तो अब उसके बाद उसने क्या किया, उसको उसने एज ए मार्कडाउन के तौर पे डील किया कोड को। तो इस तरह करके आप सेल कोई भी हो उसका बिहेवियर जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज होता है आपको सेल का और मैजिक कमांड्स का। मैजिक की कमांड्स के और भी बहुत ज्यादा जो है वो एडवांटेजेस होते हैं, आप इनको वक्त के साथ जो है ना अपने तौर पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं सारी जो सेल्स की कमांड्स हैं उनके अंदर, सॉरी मैजिक कमांड्स जो हैं उनके अंदर नहीं जा सकता। फर्ज करें आपने यहाँ पे जाके ls लिखा है, तो अब आपको ये पता चल जाएगा, मैंने परसेंटेज के साथ ls लिखा तो उसने जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ना जिसके अंदर ये मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट पड़ा हुआ है वो सारे का सारा बता दिया, उसकी डेट्स बता दिया, मेरे पास टाइम बता दिया कि आया वो डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उनकी डिटेल्स दिखा दी उसने। तो ये नॉर्मली हम जो है वो ls की कमांड के जरिए देखते हैं। आप कमांड लाइन पे जाके ls टाइप करें तो आपको इस तरह की आउटपुट नजर आएगी। तो हम इस तरह का काम जो है वो सेल जो है ना मैजिक की कमांड के जरिए जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी, और आपके लिए आप लोगों के लिए एक जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अच्छा, तो अब हम आते हैं मैटप्लॉटलिब की तरफ। अच्छा, मैटप्लॉटलिब जो है ये एक बड़ा पैकेज है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास, अच्छा इसमें आप 2D प्लॉट भी कर सकते हैं और 3D प्लॉट्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर इंटरेक्टिव भी रह सकते हैं, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। इंटरेक्शन से मुराद ये होता है कि आप उसके ऊपर क्लिक करें, उसको जूम करें, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की कोई चीज करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैटप्लॉटलिब जो है इसको आप गुई जो आपकी एप्स होती हैं उनके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्ज करें ये आपको एक ग्राफिक नजर आ रही है ना, ये एक ऐप नजर आ रही है, इसके अंदर जाके आप जहां पे जाते हैं ना, यहाँ पे आप जाके फर्ज करें कोई इमेज वगैरह जो है वो आप पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये कोई ग्राफ वगैरह जो है इस तरह आप पेस्ट करते हैं। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे पेस्ट हुए हैं, इस तरह के जो ग्राफ अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको मैटप्लॉटलिब जो है वो अलाउ करती है। उसके लिए हमने क्यूटी को देखा था, पाई क्यूटी, ये पाई क्यूटी को भी सपोर्ट करती है, एज वेल एज ये जो जो सर ये सीबॉन्ड को भी करती है, सीबॉन्ड भी इसी का जी सब जी मॉड्यूल है सी जो बॉर्न लाइब्रेरी। इससे डिफरेंट प्रोजेक्ट है, मैं वो उसके ऊपर आता हूँ अभी। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये देखें कि आपको जो है वो ग्राफिकल इंटरफेस के साथ भी जो है ना आप इसको लिंक कर सकते हैं। आई थिंक कीवी, कीवी का मुझे अभी कंफर्म नहीं है, शायद कीवी को ये सपोर्ट करती है कि नहीं करती, मैंने उसके ऊपर यूज़ नहीं किया। इन दोनों के ऊपर मैंने इसको यूज़ किया हुआ है और ये जो है ना यहाँ पे काम करती है। और इससे ज़्यादा कि हर कीवी के ऊपर मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी पड़ी, क्योंकि कीवी ऐप के लिए तो उसका अपना इंटरफेस है, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और प्रोजेक्ट है इसके साथ जो है ना, दो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, एक नहीं है। एक प्रोजेक्ट है आपके पास सी बोर्न, ये एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्टूडेंट थे, उन्होंने जो है ना इंडिपेंडेंटली इसको जो है वो डिजाइन किया था। अब ये स्टैंडर्ड पाइथन का डाटा साइंस का एक जो है ना वो बन गया है, पैकेज बन गया है। तो इसमें आप देखें कि एक तो इसके अंदर उन्होंने ये काम किया है, जब आप मैटप्लॉटलिब के जाते हैं ना, हम मैटप्लॉटलिब को भी खोल लेते हैं। आप मैटप्लॉटलिब पे जाएं, फर्ज करें आप एग्जांपल्स पे जाते हैं। ये सारी की सारी एग्जांपल जो हैं वो आप खुद एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैं अभी उसके ऊपर नहीं आ रहा। फर्ज करें हम जाते हैं इस वाली वेबसाइट, कोई भी एग्जांपल आप ले लें। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये आपको नजर आ रही है, खूबसूरत है, पिक्चर है, ये नीचे उसका कोड भी लिखा हुआ है, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं और इस तरह करके आपकी ये डबल प्लॉट जो है ये आपका बन जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड चीज है जो हम डाटा साइंटिस्ट नॉर्मली एवरीडे करते हैं, दिन में हजारों दफा हम ये काम करते हैं, ऑटोमेटेड भी करते हैं, मैनुअली भी करते हैं, ये काम हमारा है। लेकिन इसके अंदर उतनी सोफिस्टिकेशन नहीं है, फाइन ट्यूनिंग नहीं है इसके अंदर, एक चीज तो ये है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हम स्टैटिस्टिशियंस होते हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के साथ काम करना होता है, जो जो प्रोडक्शन क्वालिटी एस्थेटिक सेंस देना चाहते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, वो क्या करते हैं, वो सी बोर्न की लाइब्रेरी को यूज करते हैं। सी बोर्न एज ए बैक एंड काम करता है मैटप्लॉटलिब के,
तो मतलब आप मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करेंगे और प्लस आप सीबोर्न को भी इंस्टॉल करेंगे, तो उससे होगा क्या कि आपको एक एक्स्ट्रा बैकएंड मिलेगा जो आपकी जो विजुअलाइजेशन है उसको साइंटिफिकली ज्यादा खूबसूरत और अपीलिंग बनाएगा। इसकी जो कलर कोडिंग है, कलर स्कीम्स हैं, उनकी जो ट्रांसपेरेंसी और एस्थेटिक सेंस है वो ज्यादा खूबसूरत है। तो अगर आप उस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं और ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है सीबोर्न को यूज करेंगे। अदरवाइज बाज केसेस में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड मैटप्लॉटलिब जो है इट्स आल्सो मोर देन इनफ। और ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं जो साइंटिफिक काम कर रहे होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम सी बोर्न जो है उसको यूज करें, या सी बोर्न के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैटप्लॉटलिब के अंदर नहीं है, तो उसकी वजह से भी हम जो है वो जो सी बोर्न की लाइब्रेरी है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो अगर जाए ना इधर पाई पाई पे, तो आपको यहाँ पे ये सी बोर्न जो है वो भी मिल जाएगी लाइब्रेरी, इधर से जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज ए हाई लेवल इंटरफेस फॉर ड्राइंग अट्रैक्टिव स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स। तो वो जो मैंने आपको स्थैटिक की बात की है वो बेसिकली इसी चीज को का नाम है कि वो अट्रैक्टिव नजर आए आपको। ठीक है, इस तरह के ग्राफ्स जो है ये आप मैटलैब इसके मैटप्लॉटलिब के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा अपीलिंग नहीं है। ठीक है, और उसकी वजह ये थी कि जो मैटलैब के ऊपर आपके ग्राफ बनते हैं वो जरा ज्यादा अट्रैक्टिव होते थे, तो ये जो बंदा जिसने ये सीबोर्न की लाइब्रेरी बनाई है वो इस चीज के ऊपर ज्यादा था कि मैंने अपने जो ग्राफ्स हैं उनको ज्यादा खूबसूरत बनाना है। तो आप इस लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं। हम इसको अभी नहीं यूज करेंगे, इसको बाद में किसी वक्त देखेंगे। हमारा अभी का जो काम है वो है कि हमने इसको मैटप्लॉटलिब को जो है वो देखना है। मैं यहाँ पे एहतियातन इसको जो है वो लिख देता हूँ आपके रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अच्छा अब आपने इसको यूज कैसे करना है। अब जब आप इसको ड्रा करते हैं तो मैट प्लॉट लिब जो है ये एक बड़ा पैकेज है। इस पैकेज के अंदर आपको प्लॉटिंग की लाइब्रेरीज भी मिलती हैं, 2D लाइब्रेरीज भी मिलती हैं, 3D लाइब्रेरीज भी मिलती हैं। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन लाइब्रेरी है जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पाई प्लॉट। पाइथॉनिक प्लॉट्स जो है हमने उसको यूज करना है। तो उसको यूज करने का तरीकाकार क्या है, इंतहाई आसान है। ये आपने एक लाइन है, ये हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लेनी है, और वो लाइन है, ठीक है, तो ये है फ्रॉम मैट प्लॉट लीव इंपोर्ट पाई प्लॉट एज पीएलटी। अच्छा, ये जो तीनों कीवर्ड्स है ना, फ्रॉम, इंपोर्ट और एज, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो क्लियर किए हुए हैं। इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं कि फ्रॉम हमने किस वक्त यूज करना है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है और एज का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट एज का मतलब जो है वो ये है कि पाई प्लॉट लिखना जरा ज्यादा बड़ा है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको एज ए पीएलटी लिखेंगे। ठीक है, एज पीएलटी करने का मतलब ये है कि आप फ्यूचर में आप जब तक कोड यूज कर रहे हैं तो पाई प्लॉट लिखने की बजाय आप पीएलटी लिखेंगे। एक चीज ये होगी। दूसरा आपने ये जेन में रखना है कि जो पाइथन और मैटलैब की मैटप्लॉटलिब की जो कम्युनिटी है उसमें पीएलटी ही को हर जगह यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि आपने अपनी तरफ से कोई नया नाम नहीं इसको देना, आपने सिर्फ इसको पीएलटी के तौर पे ही यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल ही जाना है और पीएलटी के बाद आपने यहाँ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, प्लॉट आपने कोई भी वैल्यू की है, फर्ज करें मैंने 1 प्लॉट किया है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, और बल्कि एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये देखिए, हमने मैट प्लॉट लिब की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर से पीएलटी को जो है वो हमने इंपोर्ट किया। ये पहली दफा इंपोर्ट हो रहा है तो शायद इसलिए जरा टाइम ले रहा है। अच्छा जी, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हम उसको कहते हैं कि जी हमारे पास जो डाटा है, डाटा भी हम दे देते हैं, चलें। कोई भी डाटा है वो अरे की फॉर्म में आ गया आपके पास, लिस्ट होती है पाइथन की। अभी हम नमपाई और पांडास की तरफ नहीं आए, हम बेसिक जो प्लॉट्स हैं हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, जब उधर से आएंगे तो उन उन चीज़ों को भी देख लेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक पाइथन की लिस्ट जो है उनको देख रहे हैं। और अब मैं जाके कहता हूँ कि पी एल टी डॉट डाटा, तुम सॉरी पी एल टी डॉट प्लॉट में जाओ और इस डाटे को प्लॉट कर दो। ठीक है,
अब आप देखिए आपके पास ये डाटा जो है वो प्लॉट हो गया, ठीक है। आपके पास टोटल 4 वैल्यूज थी। अच्छा, प्लॉट का मतलब है 2D प्लॉट, जिसको हम यहाँ पे एक लाइन के तौर पे देख रहे हैं। ये लाइन के अलावा कोई और प्लॉट भी हो सकता है, लेकिन अभी आप इसको देखें कि आपको जो डिफॉल्ट उसने दिया है वो एक लाइन प्लॉट दिया है, उसने लाइन ड्रा कर दिया। 4 वैल्यूज थी हमारे पास, जीरो, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको पता है कि मैथ पाइथन जो है वो जीरो से स्टार्ट करता है इंडेक्स। तो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू। और ये हमारी एक्स एक्सिस हमने क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो उसने ऑटोमेटिकली 0 से लेकर 3 तक जो है ना एक अपना एक्स एक्सिस का जो इमेजिनरी जो है वैल्यूज हैं वो खुद कैलकुलेट की हैं। और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हमने जो प्रोवाइड की थी, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है 6, 4, 3 एंड 1। ये वैल्यूज जो है उसने खुद जो है ना जो हमने प्रोवाइड की थी उनको उसने एज ए वाई एक्सिस लिया। तो पहला लेसन आपके पास ये है कि जो आपका डिफॉल्ट प्लॉट होगा वो एक लाइन प्लॉट होगा, ठीक है। जब भी आप 2D डाटा प्लॉट करेंगे, अभी हम 3D की तरफ नहीं जा रहे, तो अभी जब प्लॉटिंग की बात करें तो हमारे पास 2D प्लॉट्स ही होंगे, एक चीज। सेकेंडली, आपकी जो एक्स एक्सिस होगा वो अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो वो उसको ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, और उसकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज इन योर डाटा। तो हमारे पास 4 वैल्यूज थी, तो इसका मतलब है उसने 4 पॉइंट्स लिए, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज बन गई, और जो वैल्यूज आपने स्पेसिफाई की हैं वो हमेशा हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू होगी, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस, और वाई एक्सिस को बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस। तो वाई वैल्यूज जो है वो सिर्फ यहाँ पे उसको लेगा, एक्स एक्सिस की वैल्यूज को वो नहीं लेगा। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा मजीद करें, हम कहते हैं डाटा हमारे पास वाई का डाटा ये है, और हम अब थोड़ा सा एक्स का डाटा भी इसको दे देते हैं। 0, 2, 4, 6 फर्ज करें, और y का डाटा हमारे पास ये है। और अब मैं इसको कहता हूँ plt डॉट प्लॉट। तो अब आप देखें कि आपके पास डाटा जो है उसकी वैल्यूज जो रेंज है वो बढ़ गई है। अब 0, 2, 4 और 6 इसके ऊपर हमारा जो डाटा है वो आ गया, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्पेसिफाई कर देंगे। अगर आप एक्स एक्सिस स्पेसिफाई नहीं करेंगे, या आप सिर्फ एक रे पास करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट वाई की होगी, एक्स की नहीं होगी। अच्छा, ये प्लॉट तो हमने कर लिया। अब फर्ज करें अभी मेरे पास ये एक मसला आ रहा है कि यहाँ पे ये जो मेरे पास सारे का सारा डाटा आ रहा है, ये एक लाइन आ रही है, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा ये उसने 2 के अगेंस्ट प्लॉट किया है या 1 के अगेंस्ट प्लॉट किया है, ये डाटा क्या प्लॉट किया उसने। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसके पैरामीटर्स को थोड़ा सा मजीद चेंज कर सकते हैं। तो तीसरा पार्ट जो होता है इसके अंदर एक अरे आप दे सकते हैं, एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, और आप इसके अंदर कह सकते हैं कि तुमने प्लस का साइन लगाना है। एंटर करें तो अब आप देखें आपके पास ग्राफ जो आ रहा है वो एक लाइन नहीं आ रही, बल्कि अब डॉट का ग्राफ आ गया, और डॉट की जगह उसने प्लस का साइन लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस स्पेसिफाई किया था। अगर आप यहाँ पे ओ स्पेसिफाई करते हैं तो अब आपके पास जो ग्राफ आएगा वो ओ आ जाएगा, यानी डॉट्स आ जाएंगे, बड़े डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके अब आपको पता चल रहा है कि पहली वैल्यू 0 के ऊपर है, दूसरी वैल्यू 2 के ऊपर है, तीसरी 4 के ऊपर है, और चौथी वैल्यू जो है वो आपकी 6 के ऊपर आ गई है। अच्छा, एक काम आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं इसको हम अभी बाद में देख लेते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आपको यहाँ से हेल्प में भी पता चल जाएगा। ज़्यादातर मैंने अगर कोई चीज़ लेनी हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जाके ना इसकी वेबसाइट को ज़रा ज़्यादा खंगालूँ। ये जो वेबसाइट है ना इसकी, इधर मैट प्लॉट लिव की, इधर से मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा निकालता हूँ। लेकिन अभी आपके लिए आप इसको भी बेसिक को ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा, ओ के ज़रिए जो है ना आपने वैल्यू दी है, तो उसने ओ को निकाल दिया है। इसके अलावा नीचे शायद आपको कुछ पैरामीटर्स और भी मिल जाए। मैं अभी इसको नहीं इतना ज़्यादा इस तरफ जा रहा, फिर हमारा टाइम जो है वो ज़रा ज़्यादा लग जाता है। ये चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको रेफरेंस में दे दूंगा इसको देखने के लिए। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जब इसको ओ दिया तो उसने उसको जो है ना वो डॉट्स बना दिए, सर्कल्स बना दिए। अगर आप इसके साथ आर दे देते हैं फर्ज करें, ठीक है, तो अब उसने उसको उसका कलर भी दे दिया, रेड कलर दे दिया, ठीक है। और अगर आप इसके साथ आर की बजाय फर्ज करें ग्रीन देते हैं, तो जी देते हैं तो ये उसको ग्रीन कर देगा, बी देंगे तो ये ब्लू कर देगा, ठीक है। तो आप कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो आप इसके साथ जो है वो उसके स्टाइल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने सर्कल लेने हैं या आपने जो है वो प्लस का साइन लेना है, क्या लेना है आपने।
आप अगर चाहे तो आप डैश अगर देंगे ना माइनस, तो वो उसकी लाइन भी बना देगा, ठीक है। और अगर डबल डैश देंगे तो ये डॉटेड लाइन भी आपको जो है ना इस तरह करके जो है वो बना देगा। अगर डॉट डैश देंगे तो ये देखें वो डॉट भी कर देगा और साथ में लाइन को भी ड्रा कर देगा, दोनों चीज़ों को वो कर देगा। डॉट की बजाय आई थिंक आप जीरो दे दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, तो आप इस तरह करके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में ग्राफ को जो है वो ड्रा कर सकते हैं। आप एक्स एक्सिस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप वाई एक्सिस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, और आप उसकी बेसिक जो सेटिंग्स हैं उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आए ना, जो मैंने आपको दी थी इसकी सेटिंग दी है, तो आप चाहे ना तो ये वाली चीज़ जो मैंने मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिखी है, अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लगे, वैसे लगनी नहीं चाहिए, तो आप चाहें तो आप ये वाला अप्रोच भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसका कलर ग्रीन हो, इसका मार्कर 0 हो, और लाइन स्टाइल डैश्ड हो, और लाइन की विड्थ 2 हो, और मार्कर का साइज 12 हो, तो आप इसको प्लॉट कर दें। आप चाहे तो आप बेसिकली आप इसको भी ले सकते हैं। हम इसको लेके देख लेते हैं ये भी। अच्छा, ये जो हेल्प का फंक्शन मैंने लिया था उसके नीचे उसने ये सारी की सारी ना इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। मैं ये अभी नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर बी लिखेंगे तो ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, वाइट है, मैजेंटा है, कौन सा कलर देना है। और आपने अगर अपर एरो डालना है, लोअर एरो डालना है, प्लस डालना है, माइनस डालना है, क्या उसका मतलब है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी इसकी हेल्प से। तो बहुत ही हेल्प थी हमारे पास, कौन सी, प्लॉट, plt.plot, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ से देख लें या इनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं तो यहाँ भी आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, थोड़ा सा मजीद इसको देखते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने plt.plot लेना है, और यहाँ पे आप इसको कहते हैं कि नहीं मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी हुई है, स्पेसिफाई की हुई है उनकी एग्जांपल में, मैंने वो लेनी है, और मैं यहाँ पे डाटा वाई और डाटा एक्स दे देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब आपके पास देखें कि अब आपके पास आउटपुट ये आ रही है। आपने उसको बताया कि जो लाइन है उसकी मोटाई जो है वो 2 लेनी है, और मार्कर का साइज जो है वो 12 लेना है। ये जितना बड़ा आपका जो है वो ओ की शेप होनी चाहिए, ठीक है। और लाइन जो है वो डैश लेनी है, और मार्कर जो है वो आपने 0 लेना है, ओ लेना है, और कलर आपने ग्रीन देना। आप चाहें तो यहाँ पे रेड टाइप करेंगे तो अब ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट प्लेइंग विद द ग्राफिक्स। ये है आपके पास एक तरीकाकार। इसके ऊपर आपको जो है ना वो असाइनमेंट दे दूंगा मैं, आपने वो असाइनमेंट करनी है और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। एक तो चीज आपके पास आ गई ये वाली। अच्छा, अभी हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना, ये हम डायरेक्ट प्लॉटिंग कर रहे हैं। हम एक्सिस के ऊपर इंडिविजुअली भी जाके कर सकते हैं, वो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो डिटेल में जरा बता दूंगा। आज वाले सेशन पे इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि पहला सेशन जो है वो आपका इजी रहना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं, हम ये वाला ले लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जाए ना, ये रिकॉर्डिंग में है, आपको ये लिंक जो है वो मिल भी जाएगा। मैं बल्कि यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, बार ग्राफ। बाज़ दफ़ा हमें बार ग्राफ जो है वो भी बताना पड़ता है। अगर आप एचरेफ या इस तरह के कोई टूल देख रहे हो तो आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 404 एरर कितने आ रहे हैं, और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहाँ पे नज़र आ रही होती है। तो उसके लिए फिर आप जो कमांड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं plot.bar की। मैंने उसका लिंक यहाँ पे दे दिया। मैं ये खुद अभी नहीं कर रहा, क्योंकि अदरवाइज जो हमारे पास टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है एक एक को करने में, ठीक है। आप इसको, इस एग्जाम्पल को ज़रा देख लें। इसको बल्कि हम कॉपी कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे बजाय उसके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। चलें ये आराम से कर लेते हैं हम, और कोड को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये ग्राफ जो हमारे पास आ गया कि एप्पल कितने हैं, ब्लूबेरीज कितने हैं, चेरीज कितने हैं, ऑरेंज कितने हैं, और ये डाटा हमारे पास ये वाला है, ठीक है। इसको जो है मैं अभी छोड़ देता हूँ, मैं कम्प्लिकेट नहीं करता।
देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम PLT लिख देते हैं। तो आप ये देखें, ये उसी उसी अप्रोच के ऊपर जो है ये पूरी की पूरा डाटा है जो हम पहली एग्जांपल हमने की है। मैंने सिर्फ उधर से डाटा लिया है। तो अभी इससे पहले आप क्या कर रहे थे, PLT डॉट प्लॉट कर रहे थे। प्लॉट की बजाय आप कहते हैं कि नहीं मैंने बार प्लॉट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, PLT डॉट बार करना है और साथ में आपने जो वेरिएबल्स हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने दे देनी है। यानी जैसे आपके पास आता है ना EHREF का डाटा आता है, तो आपको पता चलता है कि यार इसके ऊपर मेरे पास इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसके ऊपर मेरे पास 404 के ऊपर इतने लिंक्स हैं। यानी आप चले हम इसको एग्जांपल करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है। फर्ज करें आपके ये एक वेबसाइट है, उसके ऊपर पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं आपके, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना बैक लिंक्स हैं आपके, ठीक है। इसके ऊपर आपके 10 बैक लिंक्स हैं, इसके ऊपर आपके 15 बैक लिंक्स आए हैं, इसके ऊपर आपका 0 बैक लिंक आया है या 1 बैक लिंक है और इसके ऊपर आपके 5 बैक लिंक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको कहते हैं पेज और बैक लिंक को जो है ना तुम आपस में उसका जो मुझे जो है वो दो ग्राफ बना के दो, बार ग्राफ। तो अब आपको ये देखिए उसने ड्रा करके दिया दिया है कि पेज 1 के ऊपर आपके 10 बैक लिंक्स हैं, पेज 2 के ऊपर 15 बैक लिंक्स हैं, पेज 3 के ऊपर एक है, पेज 4 के ऊपर इतने बैक लिंक्स हैं। तो इस तरह करके जब आप डाटा को देखते हैं तो आपको डाटा की जो स्टोरी है वो बड़ी क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये तो हमने टेम्परेरीली ऐसे डाटा बनाया ना, जब आप ओरिजिनल डाटा को देखते हैं तो वो वहां पे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो है ना शक्लें बन रही होती हैं। तो लेकिन अभी हम उन डिटेल में नहीं देखे क्योंकि हम ये वाला जो डाटा ना क्लिक्स का और ये इंप्रेशंस का, हम ये डाटा जो है ना अभी थोड़ी देर में ले लेंगे। बल्कि अगर आप इसको अभी भी यहाँ से कॉपी करें ना और यहाँ पे आए और यहाँ पे आके इसको डाटा को पेस्ट कर दें, तो आप चाहें तो आप इस डाटा को अभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप एक अरे बना लें जिसमें सारे कीवर्ड्स आ जाएं और दूसरी अरे में आपके पास जो है ना वो उसके लिंक्स आ जाएं, क्लिक्स आ जाएं, ठीक है। उसका तरीकाकार मेरे में ज़्यादा बेटर ये है कि आप फर्ज करें आप फाइल को रीड करके भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं आपके। और सर जी ये मीटिंग एंड होने लगी है, न्यू लिंक क्रिएट कर दें। अच्छा आप ऐसा करें, ये मीटिंग एंड होती है, बंद होती है ना, तो उसके बाद इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा 1 मिनट के बाद, क्योंकि ये वो ऑटोमेटिकली हो जाती है फिर ना, रीज्वाइन करना पड़ेगा आपको। अच्छा तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी क्लिक्स इसके ऊपर कितने आए हैं। तो ये डाटा हमारे पास क्लिक्स का आ गया। मैं ये डाटा आपके सामने ही इसको क्रिएट कर देता हूँ। और ये देखें जी डाटा भी बन गया हमारा। नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये बड़ा एफिशिएंट प्रोसीजर होता है क्योंकि हम एपीआई से डाटा डाउनलोड कर रहे होते हैं। हाथ से करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाथ से भी काम करना है। क्योंकि इजी नहीं लेना चीज़ों को जी, ये हो जाएगा। अगर मैं हाथ से कर रहा हूँ तो आप भी काइंडली इसको हाथ के साथ ही करें ताकि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये काम मैंने हाथ से किए हुए हैं तो मुझे ये चीज़ें भूल नहीं रही। मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हाथ से की हुई हैं। सॉरी, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और ये मेरे पास है कीवर्ड्स, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से टैब दे देता हूँ, तो ये भी आ गया। और यहाँ पे मैं जाके PLT डॉट बार करता हूँ कीवर्ड्स को और क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका वेरिएबल चेंज करता हूँ, एंटर करता हूँ।
अच्छा, ये जो है ना इस दफ़ा इसने नहीं किया उसको, लास्ट टाइम उसने कर दिया है जो है ना, उसी मिट्टी को एक्सटेंड कर दिया था। तो एनीवेज हम जो है वो दोबारा आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ओके, मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट हो रहा है जो मुझे हंसना है। अच्छा, तो ये जो है डाटा है, कीवर्ड्स का डाटा था, हमने वहां से कॉपी किया और उसके बाद डाटा को मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया। जब आप इसकी फाइल्स को डाउनलोड करेंगे ना, जो मैं अपलोड भी कर देता हूँ। अच्छा, ये वाली फाइल जो है ना, इसकी एक्सेल की शीट जो है, ये मैं अपलोड कर दूंगा नोट्स के साथ, वहां से आप इसको लेके ज्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि भाई इसका तुम जो है वो बार चार्ट बना दो, तो उसने बार चार्ट बना दिया। यहाँ पे ये नीचे से एक्स एक्सिस अभी सही नजर नहीं आ रहा है, इसकी ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं। अभी नहीं मैं कर रहा, अभी सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि जब डाटा आपके पास आता है तो आप इस तरह करके उसका जो बार चार्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जो आप इसका पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, बार चार्ट क्रिएट करें, लाइन चार्ट क्रिएट करें, कोई भी किसी किस्म का चार्ट आपने क्रिएट करना है आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप जो आराम से देख सकते हैं वो ये है। सर आपने स्क्रीन शेयर की थी, मेरे साइड पे तो नहीं शो हो रही है। ओए, वेट अ मोमेंट, डोंट वरी, ये रिकॉर्डिंग है तो इतना मसला नहीं है। मैं भूल गया हूँ स्क्रीन शेयर करनी, तो ये रिकॉर्डिंग में आपको जो है वो मिल जाती है। रिकॉर्डिंग कंफर्म कीजिएगा काइंडली। सॉरी, स्क्रीन शेयर हो गया ना आपके साथ? जी 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 सर। अच्छा, तो जब आपके पास इस तरह डाटा इकट्ठा होगा, ये डाटा आपको पूरे का पूरी शीट भी मिल जाएगी। आप उस शीट को लोड करके ना, तो डाटे को मैंने तो मैनुअली किया ना यहाँ पे, आप मैनुअली भी ट्राई कर लीजिएगा और उसको जो है ना विद ओपन करके ना, उसकी ओपन करके फाइल को, जैसे ये हमने कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ किया था, विद ओपन की कमांड के साथ, और फाइल का नेम देंगे आप और रीड करेंगे आप इस तरह एज ए, एज फाइल, और एफ डॉट रीड कर लें, सॉरी फाइल डॉट रीड करेंगे इसको। तो इस तरह करके आप या रीड लाइंस कर लें, जो जो सा भी आपको मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है, आप इस तरह करके पूरा का पूरा डाटा जो है इसका ओपन कर लेंगे। मैंने ये सिर्फ इतना ही लिखा, बाकी काम आपकी असाइनमेंट आपने ये खुद करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ असाइनमेंट। तो ये आपने जो बाकी की असाइनमेंट है ये आपने खुद करनी है। मैं अभी आपको जो है इसके बारे में नहीं बता रहा, इसके ऊपर एरर आएगा क्योंकि फाइल का नाम करेक्ट नहीं और वो यहाँ पे डाटे के अंदर है भी नहीं। तो डाटा आप इस तरह डाउनलोड करेंगे और डाटे को फिर बाद में आप जो है वो उसका लाइन प्लॉट कर लीजिएगा और बार प्लॉट कर ले। लाइन प्लॉट शुड बी सिमिलर टू गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, जिसमें हम जो है वो 2-3 ग्राफ्स जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं। इसकी मैं अभी एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपने जो प्लॉट करने हैं, आपने प्लॉट को इस तरह करके करने हैं, बार प्लॉट हो जाएगा आपके पास, लाइन का प्लॉट आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके ऊपर इतना ज्यादा जो उसको हम कहते हैं ना स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है। आप बेसिक बेसिक को सिर्फ देख लें, जब वो आपको बेसिक आ जाएंगे, और अगर फर्ज करें आपको कोई कमांड याद नहीं भी रहती, कोई मसला भी होता है, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। आप गूगल के ऊपर इसको गूगल करके जो भी आपको कमांड्स नजर आ रही है उसके मुताबिक अपना नया कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यानी आप देख लें कि फर्ज करें मैं यहाँ पे आया हूं और मैंने यहाँ पे आके देखा है कि ये, फर्ज करें मैं ये मिसाल आपको दे देता हूँ कि एरिया बिटवीन द लाइंस जो है आपने उसको फिल कैसे करना है इसको। तो मुझे अगर ये कमांडें नहीं भी आ रही तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं सिंपली इसको यहां से कॉपी करके और इसको अपनी जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर लूंगा। ये इनकी सबसे अच्छी बात है मैटप्लॉटलिब की, इसके ऊपर आपको इतनी ज्यादा, ये सारी एग्जांपल्स है, इतनी ज्यादा एग्जांपल मिलेंगी। यहाँ पे राइट साइड पे आपको उसका पूरे का पूरा कोड भी मिल जाएगा। आप 3D के ऊपर भी जा सकते हैं, स्केल्स के ऊपर भी जा सकते हैं, इमेजेस के ऊपर जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी मिल रही हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें और उसके बाद आप जो है इसको लेके जो है वो स्टार्ट हो जाए और अपनी मर्जी के ग्राफ्स जो है ना कोई ले ले। फर्ज करें मैं कहता हूं मुझे जो है वो शेप्स एंड कलेक्शंस पे जाना है और मैं कहता हूं कि मैंने जो है फर्ज करें मैंने ये वाला ग्राफ बनाना है, एक मिसाल की बात है। तो आप सिंपली जो है इसका ये कोड कॉपी कर लें
और उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है आप एग्जीक्यूट करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको चेंज कर लें। और कौन सा आपको चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए वो बड़ा आसान है। यहाँ पे सारे के सारे जो है वो राइट साइड के ऊपर आपको लिखे हुए नजर आ जाएंगे। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, एक काम आप ये हो गया। अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम अभी जाते हैं इसी डाटा के ऊपर। ये जो हमने डाटा क्लिक्स का डाटा लिया है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो है ना तुम प्लॉट कर दो, ठीक है। तो अब उसने मुझे ये क्लिक्स का डाटा जो है वो प्लॉट कर दिया। आप देखेंगे कि कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो मैं मेरी जो है ना सडनली जो प्लॉट्स हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा, इस तरह का डाटा आप जो है ना, मतलब जैसे हमारे पास डाटा होता है ना यूट्यूब की रिटेंशन का, कि कितने यूजर कितनी देर तक डाटा को देखते हैं, कितनी यूट्यूब का वीडियो भी देखते हैं, तो उसका भी ग्राफ कुछ इसी तरह का होता है, डाउन होता है। शुरू में ज्यादा लोग देखते हैं, बाद में कम लोग देखते हैं। तो इस तरह का जो डाटा आता है आपके पास, एक्सपोनेंशियल जो डिके हो रहा होता है, वो आप डाटा देख सकते हैं। तो आप एक जनरलाइज सा पैटर्न बना लेते हैं कि अगर आपके पास डाटा ऐसा आ रहा है तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होगी। अब ये वाला ग्राफ देख के आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं, बजाय ये कि मैं आपको ये नंबर दे दूं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है आपके पास ना इस तरह डाटे का। अच्छा, क्लिक्स के अलावा ना आपके पास यहाँ पे फर्ज करें एक और चीज है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास था इंप्रेशंस का, तो हम यहाँ से ये इंप्रेशंस को भी कॉपी कर लेते हैं। और अब हम इसको कहते हैं कि भाई मेरे पास ये जो है ना इंप्रेशंस भी हैं, तीसरा डाटा जो है मेरे पास। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, इंप्रेशंस को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं हम। जब आप ऑटोमेटिकली इसकी फाइल को लोड कर रहे होंगे तो फिर आपको ये कामा वगैरह और ये चीज़ें जब लोड कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली इनको ऐड कर सकते हैं। वहाँ यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली, बल्कि लाइन जो है उसी फॉर्मेट के अंदर आपको लोड होगी, तो वहाँ पे आपको इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये अब हमारे पास जो है इंप्रेशंस का डाटा भी आ गया, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है ना तुम इंप्रेशंस का डाटा भी प्लॉट करके दो, ठीक है। तो ये नीचे जो आपको डाटा नजर आ रहा है, ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है आपके क्लिक्स की, और ये जो येलो जो सॉरी ऑरेंज लाइन नजर आ रही है, ये आपके इंप्रेशंस की नजर आ रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये क्लिक्स इतने छोटे हैं कि वो कंप्रेस हो गया डाटा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का जो डाटा जब कंप्रेस होता है तो आप गूगल पे भी देखेंगे तो वो आपको दो एक्सिस के ऊपर, राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले एक्सिस के ऊपर जो है वो स्केल करके डाटे को दिखाता है। आपको अभी वो करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है कि फर्ज करें हम डाटे को, अभी डाटे को ऐसे ही रहने देते हैं, अभी डाटे को ऐसे ही रहने देते हैं। आप सिंपल डाटे को अभी ऐसे देखें, पहले इसे को हम कमेंट कर देते हैं और आपको पता चलता है, ओहो ये तो बड़ी मजे की चीज बन गई हमारे पास। ये जो सेकंड कीवर्ड है हमारा, इसके ऊपर हमारे पास इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स कम आ रहे हैं। आपने नोट किया? यानी कि जो हमारे पास ये डाटा आ रहा है ना, यहाँ पे इसको हमने अभी सब प्लॉट्स नहीं किए, तो मैं अभी आपको वो बताना नहीं चाह रहा सब प्लॉट्स कैसे आपने बनाने हैं। ये देखें, आपने क्लिक्स के डाटे में देखा कि आपके जो सेकंड कीवर्ड है उसके ऊपर आपके जो क्लिक्स हैं वो तो कम आ रहे हैं, लेकिन जो आपके इंप्रेशंस हैं वो जरा ज्यादा आ रहे हैं। अब जब आप डाटा को भी देखते हैं तो वो आपको पता चलता है कि जो एसईओ क्वैक का मेरा डाटा कीवर्ड है, इसके ऊपर मेरे क्लिक्स 19 हैं लेकिन इंप्रेशंस मेरे 86 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे मेरे पास प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर इंप्रेशन ज्यादा है तो भाई क्लिक ज्यादा क्यों नहीं आ रहे। अब आपने इसको, अगर अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये एक तो सिंगल कीवर्ड है, दूसरा ये ब्रांडेड कीवर्ड है और हमारा ब्रांड नहीं है ये। तीसरी बात यहां पे ये हो रही है कि इस तरह के जो सिंगल कीवर्ड और ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर आपने सीटीआर लेना जो होता है या क्लिक्स लेनी ज्यादा मुश्किल होती है, बजाय ये कि आप इंडिविजुअल या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर जाएं। तो इस तरह करके आप डाटे को देख के स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये भी है, और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं। हम एक तीसरा ग्राफ बना के देख लेते हैं। तीसरे ग्राफ में हम उसको कहते हैं कि नहीं, हमने क्लिक्स के और इंप्रेशंस के अगेंस्ट जो है वो ग्राफ बनाना है। और अब आपको यह पता चल रहा है कि यहां पे आपके जो क्लिक्स हैं वो बढ़ रहे हैं जब आपके इंप्रेशन ज्यादा है।
अगर आपके इंप्रेशंस कम है तो इसका मतलब यह है कि आपके क्लिक्स भी कम है, विच इज ए कॉमन सेंस। ठीक है, क्योंकि अगर आपके इंप्रेशन ज्यादा होंगे तो आपके क्लिक होने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि आपकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह करके आप डाटा के साथ मुख्तलिफ तरीके से खेल सकते हैं कि आप क्लिक और इंप्रेशन को इकट्ठा कर लें। अच्छा, अब ये डाटा या इस तरह के जो क्लिक्स हैं वो आपको कोई और टूल नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह डाटा को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब जैसे यही चीज जो हमने पिछली दफा मैंने आपको बात की, आपके पास क्लिक्स तो यहां पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन इंप्रेशंस इससे ज्यादा भी आपको किसी दो कीवर्ड्स के ऊपर मिल रहे हैं। इनफैक्ट एक के ऊपर भी नहीं, इन दो जो कीवर्ड्स के ऊपर आपको इंप्रेशन जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं। इन कीवर्ड्स को आप फाइंड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हो, फर्ज करें आपके पास 50,000 कीवर्ड्स हैं जिनका डाटा आ गया है, तो उनमें से आपने ये वाले कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप सर्च ऑपरेशंस के लिए पाइथन के अंदर इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम नहीं कर रहे अभी क्योंकि वो पांडास जो है वो ज्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से करता है, तो हम उसी को यूज करेंगे इसके लिए। लेकिन बताने का मकसद आपको ये है कि जब आपके पास डाटा आता है तो बी एनालिटिकल, ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो आपको यह पता चलता है कि इंप्रेशंस और आपके पास जो है वो क्लिक्स जो है वो कितने आ रहे हैं। अच्छा, अब आप ये इंप्रेशंस और क्लिक्स तो आपके पास आया डाटा, आप अगर क्लिक्स और इंप्रेशंस को लें, सॉरी यहाँ पे आपको इसको प्रोसेस करके डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर सी आई इन, अब मैंने आपको जिप भी नहीं बताया हुआ, इसका क्या करें, चलिए आपको बता देते हैं। अच्छा, हमारे पास होता क्या है, अब हमारे पास दो डाटे आ गए, एक तो हमारे पास आ गया क्लिक्स का डाटा आ गया और इंप्रेशंस का डाटा आ गया। अब क्योंकि हम स्टैंडर्ड पाइथन के अंदर बैठे हुए हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज को, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज नहीं यूज कर रहे जहां पे हम दोनों को इकट्ठे तरीके से एनालाइज कर सके, तो फिर हम पाइथन को कुछ एक्सटर्नल फंक्शंस जो है उनको यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, हम उसको बोलते हैं जिप का फंक्शन। जैसे स्वेटर की या जैकेट की जिप होती है ना, जर्सी की जिप होती है, तो वो दो हिस्सों को इकट्ठा जोड़ती है, इसी तरह आप दो डेटों को इकट्ठा जोड़ सकते हैं। तो जिप का मतलब ये है कि फर्ज करें हम कहते हैं मेरे पास एक लिस्ट है क्लिक की और एक लिस्ट है इंप्रेशंस की, इन दोनों को डाटे को इकट्ठा करके मुझे दिखा दो। ठीक है, अभी तक तो ये अलग-अलग थे, अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया है। जब मैं इनको इकट्ठा जोड़ता हूं तो अब ये जो है ये मेरे पास एक जनरेटर बन गया है। मैं यहां से डाटे को जो है वो लूप के जरिए बाहर निकाल सकता हूं। मैं कहता हूं लूप करो इस वाले जिप के ऊपर, और जब ये इसको जिप को इकट्ठा करेगा, इनको इकट्ठा करेगा, तो एक एक दाने को, एक एक वैल्यू को इकट्ठा करेगा। पहले ये क्लिक के से एक वैल्यू लेगा, फिर इंप्रेशन से एक वैल्यू लेगा। तो जो क्लिक से वैल्यू लेगा वो सी फर्ज करें आप उसको नाम देते हैं, और जो इंप्रेशन से वैल्यू ले रहा है उसको फर्ज करें आप देते हैं नाम आई का, और उसके बाद कहते हैं इन जिप। इस जिप के अंदर ये जो दोनों को इकट्ठा किया हुआ है, इनकी पहली पहली वैल्यूज लो, फिर दूसरी दूसरी वैल्यूज लो, तो जो वैल्यूज वो आपको देगा वो सी और आई की फॉर्मेट में होगी। आप इसको आप अगर प्रिंट करवाते हैं सी और आई को, तो आपको पता चलता है कि जो आपके पास क्लिक आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। पहली दफा जब चली तो लिप आपको पता चला क्लिक कितने हैं और ये जो आपके इंप्रेशन है वो इतने हैं, क्लिक कितने हैं और इंप्रेशन इतने हैं। ठीक है, तो आप ये भी पता है कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या सीटीआर नहीं आ जाएगा, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, तो आपने बेसिकली बेसिक एक छोटे से मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए क्लिक और इंप्रेशंस को आपस में डिवाइड किया और आपके पास जो सीटीआर है वो जो है सामने आ जाएगा। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये, क्योंकि परसेंटेज में हमने लेना होता है, तो आप इसको परसेंटेज के अंदर ले लें। इस कीवर्ड के ऊपर मेरा जो सीटीआर है वो 0.05 है, इसके ऊपर 0.02 है, इसका 0.01 एंड 0.09 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह करके ये मुझे पता चल गया कि मेरे जो पहला कीवर्ड है उसका सीटीआर इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू ट्राई टू कंबाइन द डाटा। ये काम जो लाइब्रेरीज होती है ना, जैसे पांडास की लाइब्रेरी है या नमपाई है, उसमें बड़ा इजी है। उसमें तो शायद आपको कुछ ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट अरे को लोड करें और दे विल डू द ऑटोमेटिकली द रेस्ट ऑफ द ऑपरेशन। लेकिन वो बैक एंड पे कैसे काम कर रहे होते हैं, वो बैक एंड पे डाटा को कुछ मैजिकली इस तरह करके हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहीं पे आप एक दो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं लास्ट टाइम भी हमने किए थे, वो की थी हमने लिस्ट कंप्रीहेंशन, उसको हम एक दफा रिवाइज कर रहे थे। हमने लिस्ट कंप्रीहेंशन में ये देखा था
कि आप एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट कैसे बनाते हैं, लूप लगा के। जैसे अभी आपके पास ये वाला डाटा है, तो हम कहते हैं कि नहीं, मैंने ये जो CTR है इसका एक वेरिएबल बनाना है, मुझे लूप नहीं चाहिए। तो CTR का अगर आपने वेरिएबल बनाना होता तो आप अमूमन इस तरह वेरिएबल बनाते हैं, अरे बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, सॉरी अरे नहीं बोलेंगे, इसको लिस्ट ही बोलेंगे। अरे जो है वर्ड है वो हम पाइथन में नॉर्मली जो है वो numpy अरेज के लिए यूज करते हैं, और जब आप वैसे पाइथन में काम कर रहे हैं तो आप लिस्ट का वर्ड जो है वो यूज करेंगे। तो आप यहां पे कहते हैं इसको कि CTR, ये जो वैल्यू आ रही है इसको अपेंड कर दो तुम, ये जो 100 टाइम्स सी ब्ला 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 है, और उसके बाद आप यहाँ पे आके इसको प्रिंट कर देते CTR का जो वेरिएबल आपने बनाया है। तो अब आपको पता चलता है कि ये अब आपके पास एक लिस्ट बन गई है, उसके अंदर सारी की सारी CTR की वैल्यूज है। आपने क्लिक और इंप्रेशंस को लिया और उनको मिला के आपने CTR का एक वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सिमिलर प्रॉब्लम आ गई। एक तो ये है कि आप इसके ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, और दूसरा आप इनको बार बार अपेंड कर रहे हैं। अगर लूप लंबी हो जाए तो इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको कैलकुलेट करने में। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि हम इसको लिस्ट कंप्रीहेंशन बना लें। इस हिस्से को मैं डिलीट करता हूं, बल्कि मैं यहाँ पे आपकी सूरत के लिए इसको रहने देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक नई नए सेल के अंदर डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे आके इसको खत्म करता हूँ, ताकि आपके पास एक कंपैरिजन जो है वो भी रहे। और मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, फार्मूले को लिखें, इसको लिख, और अब आप देखेंगे कि इन दोनों के रिजल्ट सेम आए हैं आपके पास। अब आपको वेरिएबल बनाने के लिए पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना, फिर आइटरेट करना, फिर उसमें वैल्यू अपेंड करना, इसकी जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक लाइन के अंदर इसको जो है लिस्ट कंप्रीहेंशन के जरिए अपना वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब आपके पास CTR का वेरिएबल भी आ गया। अब आप यहाँ पे आते हैं और कहते हैं प्लॉट जो है ना डाटे को, और CTR को प्लॉट कर देते हैं। तो अब आपके पास जो आपके वेरिएबल्स हैं उनका CTR जो है वो प्लॉट हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको कीवर्ड्स के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, कीवर्ड्स ये हैं और आपका इंडिविजुअल CTR है वो क्या आ रहा है। और इसको आप जो है वो इंडिविजुअल कंट्री लेवल पे भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। तो मेरे ख्याल में आज जो मैंने आपको जो बेसिकली बातें बतानी थी वो यही थी कि आपने ग्राफिक्स की लाइब्रेरी को किस तरह यूज करना है, बेसिक डाटे को किस तरह करके लेना है, एंड सो ऑन, आप इस तरह करके उसको ड्रा कर सकते हैं। आप वेरिएबल के इंटरनल वेरिएबल जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा मजे का काम आप ये कर सकते हैं, वो डाटा मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं फॉर श्योर आपको वो डाटा जो है वो दिखा भी दूंगा, बल्कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमारे पास अभी जो डाटा है ये वर्ल्ड वाइड डाटा है, पूरे का पूरा मेरा जो एक्सेल की शीट आपको मैंने दिखाई है। हम इस डाटे को ये करते हैं कि हम इस डाटे को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीज के अंदर। जब आप कंट्रीज के अंदर डाटे को डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान वाला ग्राफ तो मेरा ये है, इंडिया वाला मेरा ग्राफ हो सकता है ऐसे ऊपर और हो सकता है मेरा जर्मनी का ग्राफ जो है उसका CTR बहुत ज्यादा हाई हो। तो आपको यह पता चल जाता है कि आपका कौन सा कीवर्ड किस कंट्री के अंदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन आपको गूगल का जो स्टैंडर्ड सर्च कंसोल दे रहा है उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इस तरह पोस्ट प्रोसेस करके खुद निकाल सकते हैं। और वो एक दफा आप कोड लिख लें, अगली दफा आपका नया डाटा आएगा, नया डाटा डालें और आपको नया नया ग्राफ जो है वो जनरेट करके दे देगा। उससे आपके पास जो एनालिटिक्स है वो ज्यादा जो है ना वो आ जाएंगे और बेटर आ जाएंगे। तो ये जो डाटा है मैं नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर लूंगा। आपको जो डाटा मिलेगा वो मिलेगा कंट्री वाइड डाटा मिलेगा, और उसमें आपके पास कीवर्ड्स होंगे, और इसके अलावा उनके क्लिक्स होंगे और इंप्रेशंस होंगे। तो अब आपको इंडिविजुअल, अब जब आप कंट्रीज होंगी, फर्ज करें आपके पास 100 कंट्रीज हैं, मेरे हाल में शायद ये 180 ही होंगी, कुछ इतनी काफी ज्यादा कंट्रीज है जिनमें ये डिस्प्ले होता है। तो उनके अंदर किसके अंदर आपके पास कीवर्ड्स कितने रैंक हो रहे हैं, किस कंट्री में कितने रैंक हो रहे हैं, किस कंट्री में कितने क्लिक्स आ रहे हैं एंड इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो एक छोटे से स्क्रिप्ट के जरिए जो है वो आप पोस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए जो है वो एक काफी ज्यादा जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। अच्छा, इसी के अंदर जो है ना एक चीज बिफोर आई गो फर्दर, आपको मैं एक और चीज बड़ी मजे की बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई और टूल बता रहा होगा। वो ये है साइट मैप, टेक्स्ट सारे गलत हो रहे हैं, कंपटीटर एनालिसिस। ये आपको मेरी वेबसाइट पे मेरे ख्याल में शायद इसका कोई एक आधा लिंक भी मिल जाएगा।
एक आर्टिकल मैंने इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे अब ये जो डाटा आपके पास आया है, इसी तरह का डाटा आप साइट मैप से भी ले सकते हैं। फर्ज करें मैं अपनी ही एग्जांपल ले तो किसी और की एग्जांपल दूंगा तो वो बंदा मेरे पे गुस्सा होगा कि मेरी वेबसाइट का नाम क्यों लिया। मैं आपको कहता हूँ surfwings.com मेरी वेबसाइट है। फर्ज करें इस वेबसाइट के ऊपर मैंने आज 11 मैं डेट लगा देता हूँ 2023-06 और 01 है। फर्ज करें हम फर्स्ट डेट को लेते हैं। इसके ऊपर मैंने पेज 1 पेज 2 ये डाटा डाला हुआ है। ठीक है, अब आपके पास ये डाटा आ रहा है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि मैं कितना ज्यादा मैनुअली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। जो लाइब्रेरीज होती हैं ना, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, वो चीजों को आसान करती हैं। मेरी वेबसाइट, मेरी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, वो आपके काम को आसान करेंगी लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं सही क्लियर करेंगी। तो फर्ज करें पेज 2 आप जब आया ना आपके पास नेक्स्ट डे, आपने पेज 2 को अपडेट कर दिया और पेज 3 ऐड कर दिया। जैसे आप गूगल के ऊपर आप करते हैं ना, इंडेक्स करवाते हैं अपने पेजेस को या अपने पेजेस को पब्लिश करवाते हैं, तो ये आपकी इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आ रही है। और आप कहते हैं कि नहीं, पेज 2 को मैंने अपडेट किया और पेज 3 को जो है वो मैंने, और पेज 4 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, इसको ज्यादा बड़ा नहीं मैं करता। अब आप देखें मजे की बात ये हुई, ये सारे का सारा डाटा जो है ये बीइंग फेच्ड फ्रॉम साइट मैप, जो कि आप इजीली साइट मैप को फेच कर सकते हैं, आपको इसके बारे में पता है। अब आप अपने कंपटीटर जो है आपका, उसका साइट मैप अगर रोज फेच करते हैं तो आपको ये क्या पता नहीं चल रहा कि 6 तारीख, फर्स्ट तारीख को उसके इतने पेजेस थे, सेकंड तारीख को उसके इतने पेजेस थे और इस पेज को उसने अपडेट किया। अपडेट पेज वो वाले पेज होंगे जो उसने ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको ऑटोमेटिकली पता चल सकती है एनालिसिस के साथ कि पेज 2 तो उसने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ था। तो अगर मेरे पास ये एक लिस्ट है पेजेस की, उस पेजेस के अंदर मैंने नए पेजेस को ऐड करने लगा हूं, तो मुझे पता चल गया कि पेज 2 तो उसने ऑलरेडी किया हुआ डाउनलोड, आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि पेज 2 एक इज एन अपडेट टू एन एग्जिस्टिंग पेज। तो अगर आप ये काम करेंगे और नीचे वाले पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये भी एक अपडेट किया उसने कंटेंट की, और ये भी आपके कंप्यूटर ने पेज को अपडेट किया है। तो आपको इससे ये पता चल रहा है कि जो आपका कंप्यूटर है वो पेजेस पिछले को अपडेट भी करता है और नए पेजेस ऐड भी किए जा रहे हैं। तो आपको कंप्यूटर की जो स्ट्रेटजी है उसको पढ़ने का, उसको समझने का मौका मिलता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू एक्सट्रैक्ट द डाटा। अच्छा, अब ये होता क्या है, इमेजिन करें कि वो इसी तरह डाटे को जो है वो इकट्ठा करता है। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम नहीं ले रहा, वो वेबसाइट बड़ी मशहूर है, पाकिस्तानी दोस्त है मेरा, उसकी वेबसाइट है। तो उसकी वेबसाइट के ऊपर जो अपडेट्स होती है ना एक दिन के अंदर, वो तकरीबन 200 से 300 पेजेस की अपडेट होती हैं। अब एक वेबसाइट है, एक आम बंदा बैठा हुआ है, क्या वो 200 से 300 पेजेस को अपडेट कर सकता है? हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो वेबसाइट बहुत बड़ी है, जैसे बीबीसी की वेबसाइट है या जंग अखबार है, उनके पास इतनी कंटेंट की टीम है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है उसने कोई रोबोटिक ऑपरेशन लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के या ग्राफ बना के ये कह सकता हूं कि क्योंकि ये वाली वेबसाइट रोजाना जो है वो अपडेट हो रही है और रोजाना की बुनियाद पे 200 से 300 पेजेस इसके अपडेट आ रहे हैं, लिहाजा ये बंदा जो है ये एक रोबोटिक प्रोसीजर के जरिए अपनी वेबसाइट को अपडेट करता है। और जो बंदे रोबोटिक प्रोसीजर के जरिए करते हैं उनकी वेबसाइट को हिट पड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर मेरे जैसे बंदे को पता चल रहा है तो गूगल को भी पता चल रहा है। वैसे गूगल इतना इंटेलिजेंट है नहीं, ठीक है, गूगल जो है वो बड़ा, क्योंकि गूगल रोज आके आपका डाटा नहीं लेके जाता, तो गूगल को एक दो दिन के दरमियान आपने क्या किया उसका नहीं पता होता। ठीक है, गूगल को सिर्फ उस चीज का पता होता है जिस दिन आके उसने आपका डाटा देखा है। तो इस तरह करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की स्ट्रेटजी क्या है। आपने कंप्यूटर के कीवर्ड ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, ये आपको भी पता है, ये वाला स्क्रिप्ट आपको मैंने दिया हुआ है। आपको ये भी पता है कि कंप्यूटर जो है वो रोजाना कितने पेजेस अपडेट करता है, कितने नए पेजेस, न्यू पेजेस जो है वो उसके अंदर ऐड करता है। ये आपके पास एक सेकेंडरी और दो मजीद इंफॉर्मेशन आ गई हैं अब आपके पास। तो मतलब ये है कि आप इस तरह करके कंप्यूटर को बार बार जो है वो एनालाइज करना शुरू कर देते हैं और उनके ग्राफ्स वगैरह आप अपने कंप्यूटर के रोज बनाना स्टार्ट कर दें। और ये काम भी आप ऑटोमेटिकली जो ब्यूटीफुल सोप की लाइब्रेरी है उसके जरिए आप कर सकते हैं, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है।
थोड़ी सी यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी कि आप जो स्क्रिप्ट है उनको इकट्ठा करके एक जगह पे ले आए सारे के सारे स्क्रिप्ट्स को। ये जो चीजें हैं ये मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजों पे मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बाकी मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे कहूंगा कि आप खुद भी करें। अच्छा, एक चीज तो आपकी ये होगी कि आपको ये पता चल गया कि आपका जो कंपटीटर है वो हाउ मेनी अपडेट्स अपडेटेड हो ऑफन अपडेट्स। एक पेज को फर्ज करें आप उसके एक पेज को टारगेट कर रहे हैं, आप उसके पेज 1 को टारगेट कर रहे हैं, यू आर टारगेटिंग पेज 1, तो उसको लेकर पकड़ लें, छोड़े ही ना उसको। आपका कंपटीटर है, उसका एक पेज है जिसको आप मेनली टारगेट कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो रोजाना कितनी दफा उसको अपडेट करता है, महीने में कितनी दफा, वीकली कितनी दफा अपडेट करता है, और उसके ऊपर वो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक भी है। तो फिर आपका भी फर्ज बनता है जितनी दफा वो कर रहा है उतनी दफा आप भी करें, आपने उसको कंपीट करना है। तो आपको यह पता चलना चाहिए कि उसकी अपडेट फ्रीक्वेंसी क्या है, और वो जो चीजें अपडेट कर रहा है वो कौन कौन सी चीजें अपडेट कर रहा है। ठीक है, आया वो यूआरएल्स को अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, या आया टेक्स्ट को अपडेट कर रहा है। तो ये जो चीजें, टेक्स्ट को अपडेट करना मैंने अभी आपको नहीं सिखाया, लेकिन अगर आप यूआरएल उसके एक्सट्रैक्ट कर लें तो आपको पता चल जाता है कि उसने पहले ही उसके पेज के ऊपर 5 यूआरएल थे, आप 10 यूआरएल आ रहे हैं। ठीक है, यूआरएल एक्सट्रैक्ट करना तो आपको आते हैं। या जैसे ताहिर आपने पूछा था कि उसके ऊपर कितने ईमेल एड्रेस हैं वो आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर जैसे, तो वो भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर कितने इमेजेस हैं वो भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप जो है वो फुली ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्ट करें, रोज की रोज एक्सट्रैक्ट करें, आपको पता चल जाएगा आपका कंप्यूटर इस पेज के ऊपर क्या कर रहा है, और उसको आपने बीट करना है, उसी को करें जैसे वो करता जा रहा है आप भी करते जाए। कम से कम उस लेवल पे तो आप परफॉर्म कर रहे होंगे, अदरवाइज वो आपको आउट परफॉर्म ही किए रखेगा, आप उसको कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो ये तरीकाकार होता है कंप्यूटर एनालिसिस के अंदर अपने कंप्यूटर को पकड़ के रखने का। ठीक है, सर हम कंप्यूटर की पूरी साइट को नहीं पकड़ते, एक जगह सिंगल पेज को पकड़ते हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं होता कि आप उसकी सिंगल साइट को पकड़ें या पूरी साइट को पकड़ें या पेज को पकड़ें। आप इमेजिन करें आपका एक कंप्यूटर है, उसने 50 पेजेस पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है, और आपको यह भी पता कि उसका मेन पेज जो है वो पेज एक्स है, कोई भी है, वो होम पेज भी हो सकता है या कोई कंटेंट पेज भी हो सकता है। आपने उसको टारगेट किया हुआ है, और बाकी पेजेस को, और जब आपने अपना पहला पेज अपलोड किया तो आप बेसिकली उसी को टारगेट कर रहे थे, फर्ज करें उसको टारगेट रखें, और बाकियों को भी देखें, ये नहीं कि बाकियों को छोड़ देना आपने। आप पूरी वेबसाइट को टारगेट करते हैं, लेकिन एक मेन उसका पिलर पेज जो है ना जिसके ऊपर पूरी वेबसाइट खड़ी है, वो आपने जरूर टारगेट करना होता है, उसको इंडिविजुअली देखते हैं आप फिर को। क्योंकि आप 1000 पेज उसके अगर हैं तो 1000 पेजेस को मॉनिटर करना, ट्रैक करना, डाटा एक्सट्रैक्ट करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन एक पेज जो उसका मेन है उसको तो पकड़ के आप जो है ना वो छपाटे मार सकते हैं। तो इसको आपने एक कम से कम एक या 2 या 5 पेजेस जो मेन पेजेस हैं, उसकी 80% ट्रैफिक ही अगर 5 पेजेस के ऊपर जा रही है। ठीक है, बाज दफा पाकिस्तान में जो मैंने अमूमन देखा, जितनी जितनी मेरी नजर से वेबसाइटें गुजरी हैं, एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के ऊपर 80% ट्रैफिक जो होती है ना वो एक ही पेज के ऊपर आ रही होती है। अगर आप जाए ना, फर्ज करें जो भी वेबसाइटें मेरे पास बिकने के लिए आती हैं, जो मैं परचेज भी करता हूँ, उसके ऊपर मेरे पास 80% ट्रैफिक एक पेज के ऊपर आती है। आप एएचएफ में डाल के वेबसाइट डालें और उसका जो रिजल्ट आता है आपको आपको पता चलेगा कि एक ही पेज के जो है ना 80% कीवर्ड्स रैंक हुए हुए हैं, बाकी नहीं हुए हुए। तो वो आपका मेन कीवर्ड है, उसको पकड़ ले, वही मेन पेज है आपका। सर हम अपने इन मेथड से चेक कर सकते हैं कि हमारा मेन पेज कौन सा है, या किस पे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, या कि सर जी को हमें टूल का सहारा लेना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, वो अगर तो आपको आपने अपनी वेबसाइट के लिए देखना है ना, तो फिर तो आप सर्च कंसोल पे देख लेंगे ना। जैसे मैंने सर्च कंसोल से आपको ये डाटा दिया है, ये तो मैंने एक पेज का निकाला हुआ है, लेकिन जब आप सर्च कंसोल के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको सारे का सारा डाटा मिल रहा होगा, सारे पेजेस का। तो आप देखें आपको सबसे ज्यादा इंप्रेशंस और क्लिक किसके ऊपर आ रहे हैं, वो आपका मेन पेज है जो रैंक हुआ हुआ है, या दूसरे लफ्जों में जिसके ऊपर आपके ज्यादा कीवर्ड्स रैंक हुए हुए हैं। सर जी किसी का देखना है, अपना नहीं है, मतलब किसी का देखना हो, जैसे स्टार्ट में देखना है, साइट बनानी है उसके लिए। हाँ, तो वो तो फिर टूल आपको चाहिए होगा, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग है वो तो सारी की सारी। क्योंकि आपको आपको ये नहीं पता कि वो किस कीवर्ड्स के अगेंस्ट किधर रैंक हुआ हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ टूल से पता चलता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स हैं जो। या आप गूगल का जो वो है ना एड प्लानर जो है, उसके अंदर डाल के उसके कीवर्ड्स निकालें और उन कीवर्ड्स को फिर मैन्युअली चेक करें।
ये काम आप बगैर टूल के कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जितना टाइम लगता है, और अगर आप कंप्यूटर एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा 200-300 यूरो का जो है, तो 200-300 रुपए का आप वो ले लें, जो सैमरश वगैरह ले ले, किसी के साथ शेयर ले ले और अपना काम चला ले। 500 का सर सैमरश मिल जाता है, 500-600 का एवरेज। हाँ मतलब वो आप ये देखें ना, आप यहाँ पे 3-4 बंदे बैठे हो तो आपस में शेयर कर लेना। वो मतलब पहले शेयर आप मजीद कर ले, 100-100 यूरो पड़ेगा, 100-100 रुपया पड़ेगा आपको। सर जी मेरे दोस्त के साथ लिया था, वो जब डॉलर सस्ता था सर तब लेते थे। तो सर जी हम 6-7 बंदे होते थे, वो शेयर प्लान ही ले लेते थे सर जी। वो जब इसने यूज करा था यूज लिख देता था, जब एंड करना था तब एंड लिख देता था। नहीं उस नहीं, टाइम को यूज नहीं आप करता था। जाएंगे ना पाकिस्तानी वेंडर्स के पास जाएंगे जो आपको शेयरिंग बेस पे देते हैं, तो वो मेरा 500-700 का दे देते हैं आपको, खाली सैमरश जो है, पूरे पैकेज के साथ नहीं। तो 1000 रुपए का भी अगर आपको मिलता है, फर्ज करें मैं आपको कहता हूँ, तो आप 5 बंदे हैं, 200-200 रुपया पड़ेगा आपको, आपस में आप शेयर कर लें और अपना काम चलाएं आप। मतलब टूल के बगैर रिवर्स इंजीनियरिंग आप टूल के बगैर करेंगे वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, अनलेस कि आप अपना टूल लिखें, और वो फिर भी आपके पास उतना डाटा नहीं होगा जितना सैमराज के पास या एएचआरएफ के पास है। आपने अपनी वेबसाइट का करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आपको दे रहा है ना गूगल सपोर्ट के लिए। सर सर जी मैंने एक ना कोर्स देखा था, उसमें था कि वो कंपटीटर के ना जो टॉप 300 जिस पे होते थे कीवर्ड रैंक, वो पेजेस उठा लेता था उससे ज्यादा जितने भी थे, और सर जी उन्हीं पे मतलब आर्टिकल लाजमी लिखता था जितने उसके मतलब उसने कंपटीटर निकाले होते थे। मोर देन जो 300 वाले पे ये काम करता था। हाँ आप डेफिनेटली आप उसको उसको वो तो आपकी स्ट्रेटेजी है ना, लेकिन वो कीवर्ड्स आपने कहां से निकालने हैं? मुझे ये नहीं पता कि मेरा सैमरे कंप्यूटर। सैमरे से सर जी वो सैमरे एचरफ वगैरह से निकालता था मोर देन दोज पेजेस विद मोर देन 300 कीवर्ड्स और ऑर्गेनिक रैंकिंग। जी जी, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है ना, ये तो अच्छी चीज है ना, आप उस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सैमराज चाहिए होगा। जी सर जी, ये सर जब आपने कहा सर, जब भी मेरे ज़हन में प्लान आया कि ये वाले उसके मतलब जो हैं जो जिस पे वो टारगेट कर सकते हैं, ये वो पेजेस होंगे जिसको हम पकड़ सकते हैं। जी जी जी, आप इस तरह करके जो है वो अपना डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। और मैं मेरे ख्याल में जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आप आपस में शेयर कर लें, एक छोटा सा कुछ सेटअप कर लें और अपना काम चलाएं आप। डाटा आपके पास आ जाएगा, सैमराज का डाटा आ जाएगा। और मेरे पास अपने पास भी अभी सैमराज नहीं है, मैंने क्योंकि अभी जो है वो लेना है, तो ज़रूरत नहीं अभी मुझे पड़ रही ना उसकी, तो मैं भी इस वजह से थोड़ा सा चुप करके बैठा हुआ हूँ। तो ये है, आप डाटा इस तरह करके ले लें और अपना काम चलाएं। और अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको बतानी थी, ये जो ऑटोमेटेड प्रोसीजर मैंने आपको बताया ना, ये रोज का रोज डाउनलोड करना डाटा और उसको प्रोसेस करना, ये भी आप फ्री में कर सकते हैं, वो आप हम गिट हब को यूज करेंगे उस काम के लिए। ये यही वजह थी कि जिसकी वजह से मैंने अपने कोर्स के अंदर गिट हब का पूरा एक सेशन रखा है, तो वो अनफॉर्चुनेटली अभी हमने नहीं किया। तो गिट हब के करने का फायदा ये होगा कि आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपने सारी सेटिंग्स कर दी और गिट हब रोज आएगा, रोज डाटा कलेक्ट करेगा और चला जाएगा। तो गिट हब बेसिकली आपके लिए पूरे का पूरा जो है ना एनालिसिस, कंप्यूटर एनालिसिस आपके लिए कर रहा होगा। ठीक है, तो उसका स्क्रिप्ट क्या होगा, वो स्क्रिप्ट मैं आपके साथ जो है ना वो जो है शेयर कर दूंगा। ऐसा करते हैं उसको नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं ताकि आप डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। तो ये जो विजुअलाइजेशन है इसको थोड़ा सा, बेशक हम एक सेशन हम लेट भी कर ले तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन गिट और गिट हब जो है ना वो आपको आनी चाहिए। यानी मेरे नज़र में डाटा साइंटिस्ट को उसके बारे में पूरा A to Z पता होना चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और ये जो डाटा अभी आपको ये वाला जो नजर आ रहा है, मैं जितने भी मेरे कंप्यूटर है मैं सबका डाटा ऑटो पायलट पे लगा के रखा हुआ है, मेरे उनकी रोज की रिपोर्ट मेरे पास आती है कि उन्होंने आज क्या किया, कितने पेजेस पढ़े उन्होंने, विजुअलाइजेशन कितने सर जी एक पेजेस। दफा सर जी अगर हम ये जो आज कर रहे हैं ये कर लें सर जी, फिर वो भी सर साथ में अटैच करके फिर गिट या गिटअप कर लेंगे, फिर ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा हमारे लिए कंप्यूटर के लिए, मतलब साथ में कंप्यूटर के जो हैं वो हम नहीं नहीं, जो। मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, जी कंप्यूटर सर तो जी। आप निकालेंगे, ये तो डाटा की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने गिट हब के ऊपर अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करना है। आपने, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आपके पास है येल्प का एक पेज है, एक डायरेक्टरी पेज है, फर्ज करें, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, फर्ज करें बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन लाहौर है, फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं।
ठीक है, तो टॉप 10 रेस्टोरेंट्स आपने रोज के रोज निकालने हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? आप रोजाना कंप्यूटर पे बैठेंगे, कोड एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं, आप सिंपल गिट हब के ऊपर वो स्क्रिप्ट लगा दे और गिट हब रोज उसको रात को 10 बजे निकालता रहेगा और आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा कि भाई आज ये वाला रेस्टोरेंट ऊपर आया, ये वाला रेस्टोरेंट नीचे गया। और इस तरह करके आप एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहां पे कंपटीटर एग्जांपल जो है ना, वो एक एज एन एग्जांपल है। यहां पे बात है डाटा हार्वेस्टिंग की, वो वाला हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूं वो डाटा हार्वेस्टिंग के अंदर आता है। आप डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं। तो ये चीजें हैं, तो ये दोनों चीजें जो है तकरीबन साथ साथ ही चलेंगी। ये खत्म होगी तो हम जो है ना बेसिक पाइथन और इन सारी चीजों से खत्म करके फिर जो है हम मशीन लर्निंग पार्ट पे आ जाएंगे। ये सर जी ठीक हो गया। अब वो देख लेते हैं इसको। सही, कोई और क्वेश्चन है किसी बंदे का? सर गिटहब से रिलेटेड आपने बताया था ना एरर का, वो बता देंगे आप? अच्छा, वो गिटहब पे ये करते हैं हम। लेट मी सी, मैं आपको यहाँ पे वो दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये मेरा मेन गिटहब का अकाउंट नहीं है। जस्ट मोमेंट। सर नीच रिसर्च का भी जल्दी बता दें ताकि फिर हम अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकें। मैं वेट कर रही हूँ ताकि मैं एसईओ से भी, मतलब ना ये है कि मैं साथ साथ कंटेंट लिख रही होंगी तो फिर इधर भी मतलब कि मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब मैं उसकी एसईओ वगैरह की प्रैक्टिस कर रही होंगी, लिख रही होंगी तो। वो असल में ये था कि मेरे में मरियम भी अभी छुट्टियों पे है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मेरी उनसे बात नहीं हुई 2-4 दिन से। तो हमने ये डिसाइड किया था कि जब वो उनकी भी फैमिली हॉलीडेज है कुछ, तो उसके बाद हम करें इस चीज़ को। तो मैं उनसे जो है राब्ता करके तो फिर आपको बता देता हूँ। एक अल्टरनेटिवली हम ये कर सकते हैं कि जो आप लोगों का 5 लोगों का ग्रुप है, इनको मैं सेपरेटली जो है ना नीश रिसर्च के ऊपर 1-2 सेशन दे दूँ। ये मैं कर सकता हूँ। मरियम के साथ जब होंगे तो फिर वो एक लैदा हो जाएगा आपके लिए। ये मैं कर सकता हूँ। हमारा सर जी करवा दें फिर। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों का बाकी जो आपके अंदर ग्रुप में है उनमें से किसी की इंटरेस्ट है। आप 2-3 का तो मुझे पता है, लेकिन अगर है तो मैं आप लोगों को नीश रिसर्च के ऊपर दो दो सेशन जो है वो रख देता हूँ ताकि आप इसको देख लें। क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी लॉन्ग ड्यू है, रमज़ान से ड्यू है। ये सेशन मैं करना चाह रहा हूँ मरियम के साथ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे भी। फिर उनको भी नहीं मिल पाया तो बस उनकी भी फैमिली में शादियां आ गई, तो इस वजह से ये जो है वो मसला बना सारा। नेक्स्ट पर सर जी हमारे 2 सेशन करवा दें फिर हम 5 लोगों की। चले मैं देखता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, आप ना खुशबू आप ये देखें कि आप जब अपनी मेन पेज के ऊपर आएंगे ना इस तरह गिटहब के ऊपर, अभी आप भूल जाएं आपके पास लोकल रिपॉजिटरी में क्या पड़ा हुआ है। जो आपके लोकल कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है उसको अभी आप भूल जाएं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी मैं पुश करता हूं ना, कमिट करता हूं कुछ भी, ठीक है, ये मेरी रिपॉजिटरी है। मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। मैसेज आया किसी का कि चलें, सही है, आपका भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, तो ये मेरी रिपॉजिटरी है। इसके अंदर मैं हमेशा जो है कंटेंट को पुश करता हूं तो कंटेंट यहां पे आता है, ठीक है। अगर समझ ना आए तो रिकॉर्डिंग को बार बार देख लीजिए, 2-3 दफा देख लीजिएगा। तो जब भी मैं पुश करूंगा तो डाटा आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे फर्ज करें मैंने ये लास्ट सेशन पुश किया है 3 days ago, तो उसके अंदर मैंने अपडेट किया है इस वाली नोटबुक को, ठीक है। अब आपने, ये है सर्फ विंग्स के अंदर पड़ी हुई फाइल, इसके अंदर नहीं आपने जाना। आपने जाना है अपने वाली वेबसाइट के ऊपर जो आपकी आपका क्लोन है, उसके अंदर आप गए तो वहां पे आपको लिखा आएगा दिस ब्रांच इज 1 कमिट बिहाइंड और 2 कमिट बिहाइंड और 3 कमिट बिहाइंड। जितनी भी कमिट्स बिहाइंड है वो नजर आएगा। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और अपडेट ब्रांच पे क्लिक कर देना है। अब आपकी जो ब्रांच है और मेरी ब्रांच है ये बराबर हो गई है। ये जब आपके पास हो जाएगा उसके बाद आपने जाना है इधर गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर जाना है।
और गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर आके आपने फेच ओरिजिन कर देना है, ठीक है, वो उसको आपने सिंक्रोनाइज कर देना है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आप गिटहब के ऊपर बैठ के उसको सिंक्रोनाइज कर लें, ये ज्यादा बेटर है, पार्टिकुलरली न्यू बीज के लिए। हम लोग जो है वो तो, मैं अगर फर्ज करूं अपनी बात करूं तो मैं गिटहब को इस तरह यूज ही नहीं करता, हम तो कमांड लाइन पे यूज करते हैं। तो इस वजह से ये चीजें जो हमारे लिए थोड़ी और तरह ज्यादा इजी हो जाती हैं स्क्रिप्टिंग में। लेकिन ये देखें मैंने वो किया, उसके बाद आपने पुल ओरिजिन पे क्लिक किया और अब आपके पास देखें वो मुझे कह रहा है स्टैश चेंजेस एंड कंटिन्यू। मैं अभी इसको ऐसे ही करूंगा अपनी चेंजेस को, और आपके पास जो लोकल कॉपी है, आ भी जाओ भाई, अभी हो रहा है, 1 मिनट। अच्छा, स्टैश से मुराद वो वाली चेंजेस हैं जो मेरी लोकली यहाँ पे पड़ी हुई हैं इस रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। इस तरह आपकी कुछ चेंजेस होंगी तो वो स्टैश में नजर आएंगी आपको। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब आप सिंक कर लेंगे और आपने फाइलों के नाम चेंज नहीं किए तो आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। और अभी मेरी और लोकल कॉपी और जो कॉपी इंटरनेट पे पड़ी हुई है ये दोनों बराबर हो गई है। इतना सा काम है, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक काम आप ये भी कर सकती हैं कि आप यहां से भी ना करंट ब्रांच के अंदर जाके ना अपस्ट्रीम में जो आपके पास मेन ब्रांच है आप उसके साथ भी इसको फेच करके ओरिजिनेट जो ना सिंक कर सकती हैं। ये काम आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन मेरे हाल में ज्यादा बेटर तरीका यार यही है। आप यहाँ पे आएंगी, फोर्क को सिंक्रोनाइज करेंगी और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और फेच ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको सिंक्रोनाइज कर देना, एंड दैट्स इट। अब आपकी जो लोकल कॉपी है वो और जो मेरी कॉपी है वो दोनों बराबर होगी। अगर किसी वजह से कोई एरर आ रहा है तो उस फाइल को डिलीट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोबारा फेच कर ले। क्योंकि फाइल डिलीट भी करेंगी ना तो जो मेन कंटेंट है वो गिटहब के ऊपर सेव ही है, वहां से तो वो डिलीट नहीं हो रहा ना, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब अगर मैं यहाँ पे गया हूँ और मैंने यहाँ पे जाके फर्ज करें ये रिक्वायरमेंट्स की फाइल जो है इसको मैं, ये मेरी प्रॉब्लम कर रही है, इसके ऊपर मुझे एरर आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, मैंने इसको ये देखें ये डिलीट कर दिया। अब ये मेरी फाइल डिलीट हो गया, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे ये मुझे अब बता रहा है कि ये वाली फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऊपर से जाता हूँ, फेच ओरिजिन करता हूँ। एक मिनट, अच्छा ये जो मैंने पहले डिलीट किया, सॉरी, मुझे इसको पहले कमिट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है ना ये मुझे सारे का सारा काम करना पड़ेगा। एक और इसी तरह का एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं SVN, उसमें ये चीजें नहीं होती, वो डायरेक्ट वहां पे कर देते हैं। 12 लैंग्वेज। आपका क्वेश्चन क्या था, बोलने लगी थी? सर मैं ये जो आपने बताया ना बिल्कुल यही प्रोसेस करती हूँ और अपडेट हो जाता है, लेकिन 2 दिन से पता नहीं मेरे साथ ये हो रहा है कि वो जो है ना आपका ऑप्शन खुला था ना स्क्रैच करके, वो आते ही नहीं और एरर आ जाता है। एरर लिखा हुआ होता है, उसके आगे कुछ आता ही नहीं है। तो आप एक काम ये करें ना कि आप जो रिपोजिटरी की फाइल्स हैं उसको डिलीट करें, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर जाएंगी ना, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये फाइल जो है इसको डिलीट किया है, तो इसके अंदर ना आप सारी फाइल्स को डिलीट कर दें सिवाय ये VNV वाला जो फोल्डर है, इसके अलावा VENV वाला, इसको आपने डिलीट नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट दोबारा बनानी पड़ेगी। और बाकी को आप अगर डिलीट कर देंगे तो दोबारा सिंक्रोनाइज करेंगे तो ये, या क्लोन दोबारा कर ले, ठीक है। जब आप दोबारा क्लोन करेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी जो ओरिजिन की कॉपी है वही दोबारा की सारी आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इतना बड़ा इशू है। सर तो वो गिटअप से भी मैं उसको डिलीट करूं और यहाँ से भी डिलीट नहीं, करूं फिर गिटहब से क्लोन आपने बनाऊं? डिलीट नहीं, गिटहब से आपने कुछ भी डिलीट नहीं करना। गिटहब को अच्छा। वैसे का वैसे ही रहने देना आपने, गिटहब के ऊपर तो आपने कुछ नहीं करना। यानी आपने जो करना है अपने लोकल कॉपी पे करना है, गिटहब को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना,
ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे फाइल डिलीट किया तो मैं ये फाइल को कमिट करूंगा गिटहब को या रिपोजिटरी को, उस वक्त तक पता नहीं चलेगा फाइल के डिलीट होने का जब तक मैं यहाँ पे इसकी चेंजेस को कमिट नहीं करता। ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे हो सकता है स्टैश चेंजेस भी नजर आ रहा हो, ये वो वाली फाइल्स हैं जो मैंने लोकली चेंज की हुई हैं। ये अभी मैंने इनको जो है वो पुश करना है अपनी रिपोजिटरी के अंदर। तो ये जो पुश स्टैश और अपडेट ओरिजिन और मास्टर और मेन, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली जो गिटहब का सेशन है उसके अंदर बताने वाले हैं। ये अब इस छोटे से सेशन में जो है ना ये चीजें क्लियर करना जो है ना जरा मसला बन जाता है। आप एक काम करें ना, आप अभी ये करें कि जो आपकी लोकल रिपोजिटरी है ना उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है ये डिलीट करके ना, ये वाली, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, या तो ये है कि जिस फाइल के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है खाली उसको डिलीट कर लें, अदरवाइज इसको डिलीट करके आप दोबारा सिंक्रोनाइज कर लें, दोबारा क्लोन कर लें अपनी रिपोजिटरी को, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि आपका जो मास्टर है वो वाली फाइल्स हैं जो गिटहब के ऊपर है, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, ओरिजिन मेन बोलते हैं। किसी जमाने में हम मास्टर बोला करते हैं, अब हम उसको ओरिजिन मेन बोलते हैं। ये वाली जो मेन लिखा नजर आ रहा है ना आपका, ये है आपका ओरिजिन मेन, यहां पे सारी की सारा कोड पड़ा हुआ है आपका, ये वाला। और ये आपकी लोकल कॉपी है, मेरी कॉपी जो है वो नीचे सर्फ विंग्स वाली है। ठीक है। तो आप ऐसा करें, डिलीट करके बेशक उसको दोबारा क्लोन कर लें, प्रोबेबली दैट वुड बी द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ डूइंग इट। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना कि अगर आपने अपने कोड के अंदर कोई कमेंट्स वगैरह या कोई नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं तो वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे फिर। चलिए सर, मैं देखती हूँ इसको। डीएनवी का फ़ोल्डर आपने बताया ना कि मैं ना करूँ डिलीट, अब बाकी कर दूँ। वो ना करें और बाकी सारे के सारे जो है वो डिलीट कर लें। या आप एक काम ये भी कर सकती हैं कि ये जो है ना आपका है गिटहब का फोल्डर, इसके अंदर जाके ना आप नया एक इस फोल्डर को जो है ना, पुराने वाले फोल्डर को मैं अभी आपके सामने लाइव करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस वाले फोल्डर को अगर आप फर्ज करें कोई नाम दे देते हैं ओल्ड, ठीक है। सॉरी, ये मैं क्योंकि इसके ऊपर लाइव काम कर रहा हूँ तो ये मुझे मसला दे रहा है। अच्छा, आपने इसको ओल्ड कर देना है और इस नए वाले फोल्डर को जो है ना आपने नया नाम दे देना है, वो यानी एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करें और उसको वो नाम दे दें जो आपकी रिपोजिटरी का नाम है। ठीक है। और उसके बाद इस नए वाले फोल्डर के अंदर आप बिल्कुल नए तरीके से अपनी रिपोजिटरी को क्लोन करें और ये वाली जो फाइल्स है ना, ये जो आपकी फाइल्स है इनको वहां पे जाके पेस्ट कर दें फिर। यानी आप बेसिकली रिवर्स प्रोसेस कर रही हैं, पहले नई कॉपी बनाएंगी और उसके ऊपर जाके अपना कोड जो है वो पेस्ट कर देंगी। तो आप देख लें इन दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा जो है वो इजी लगता है प्रोसीजर। और अगर कोई नोट्स नहीं है तो सबको डिलीट करके नए सिरे से बना लें, कोई मसला नहीं है उसमें। चलें, ठीक है सर। सही है। और कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका? नहीं सर, बस यही था। और नीड से रिलेटेड मेरा यही था कि मैं जो है ना जितनी जल्दी एसईओ पे मतलब इसको समझूं सारी चीज़ों को, तो फिर ये है कि मुझे डेटा साइंस भी थोड़ी और अच्छी समझ में आएगी, जो चीज़ें आप बता रहे होते हैं उसी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और ये सब जब मैं करूँगी तो फिर ज़्यादा मेरा वो होगा। तो बस यही था, और बाकी चले, आज का सेशन अच्छा रहा। ठीक है। अभी जो है हमारे पास जो है वो तकरीबन, अच्छा ये जो गिटहब वाला ना इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना के ना, तो कोशिश करूंगा आज या कल जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को फ्यूचर में कोई मसला आए ना तो वो उस वीडियो को देख ले कि आपने कैसे जो कन्फ्लिक्ट आ रहे हो तो उनको रिजॉल्व कैसे करना है। मैं ना कन्फ्लिक्ट क्रिएट करके ना उसको आपको रिजॉल्व करने की एक वीडियो ना एज ए नोट्स जो है ना वो अपलोड कर देता हूँ, बजाय ये कि हम यहाँ पे बैठे और कभी ये करें और कभी वो करें। उससे बेहतर है कि आपके पास एक वीडियो आ जाए और आप जब भी मसला है आप उसी को देख लें। सही हो गया। चलें, ठीक है सर, फिर मैं उसका वेट कर लूँगी उस वीडियो का, क्योंकि फिर मैंने भी थोड़े से ना चीज़ें की हुई हैं प्रैक्टिस और डिफरेंट, फिर वो सब डिलीट हो जाएगा उसी फोल्डर के अंदर है तो। जी जी। उसका तरीकेकार होते हैं, हम ब्रांचेस बना लेते हैं इसके अंदर ना, गिटहब के अंदर, गिट के अंदर, सॉरी गिटहब के अंदर नहीं, गिट गिट के अंदर। लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और रह की बात इसकी कीवर्ड रिसर्च की और नीश रिसर्च की, तो ये मैं जो है ना नेक्स्ट डेज के अंदर, एक दो दिन के अंदर इसको फाइनलाइज करता हूँ। तो बुध वाले दिन हमारी
समरश ले लें सर जी हम निज रिसर्च के लिए। अभी अभी ना लेना, मुझे ले लेने देना, मैं कर देता हूँ ना पहले आपको बता दूं। वैसे अभी ले लेंगे तो फिर 3 दिन आपके ये भी जाया जाएंगे, जब तक मेरा सेशन नहीं होता तब तक आप क्या करेंगे उसके ऊपर। मतलब अगर तो आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज लेना है तो फिर पूरा उसका जो है ना वो मजा लेना उसका। ठीक है, तो अभी ये करते हैं कि मैं इसका जो कंटेंट है वो क्रिएट करके ना तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। असल में बुध और जुमेरात को ना हमारी 2 मीटिंग्स हैं, तो मैं उसमें मसरूफ हूँ, तो मुझे जो है वो मुश्किल हो जाएगी इसको ना थोड़ा सा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज करने की। नेक्स्ट वीक कर लें सर जी, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं सर जी। मैं आपको जो है ना इसके ऊपर बता दूंगा, लेकिन यह है कि मैं नोट्स वगैरह इसके जो है ना, नोट्स तो नहीं है, मतलब क्या चीज़ें हमने क्लियर करनी है। 3 लेक्चर थे जो मैंने मरियम के साथ जो है ना डिसाइड किए थे, तो मैं देखता हूँ आप लोगों के साथ 3 करने हैं या 2 या 4 करने हैं, वो मैं करके तो आपको बता दूंगा, और आप उनको अल्लाह का नाम लेके करें, कीवर्ड रिसर्च करें, नीश रिसर्च करें। ज़्यादा मेरे फोकस यही होगा कि हम अमेजोन की नीश रिसर्च जो है ना वो करें, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी जो है वो अमेजोन के ऊपर अफिलिएट कर रहे होते हैं, तो उसी को लेके चले। आप दूसरों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अमेजोन के ऊपर ही इसको रखूंगा। सर जी और वो जो आपने बैंक वाला बताया ना सर जी, उस पे भी एक लेक्चर करवा दीजिएगा प्लीज। कौन सा बैंक वाला, मैं तो भूल भी गया हूँ बैंक वाले को। इंश्योरेंस और अच्छा बैंकिंग अच्छा, वाला वो सर वाला, जी जो आपने बताया। ठीक 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 ठीक, उसको भी देख लेते हैं। अभी इसी को देखे जो है ना वो चलते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है आपका? मुझे नुमान आपका मिल गया इंशाल्लाह। अमेजोन के ऊपर पीपीसी का पूरा आप उसका बैक डाटा निकालने से भी एक लेक्चर दीजिएगा। आप अभी पीपीसी रन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं अमेजोन पे? सर मेरे पास हैं एक या दो ऑर्डर प्राइवेट लेवल के, तो उन पे पीपीसी रन करता हूँ। अभी तो वो मैं एक्सेल पे उसकी रिपोर्ट वगैरह निकालता हूँ। तो आपने बताया था ना कि मैं बैकएंड से बताऊंगा कि कैसे रिपोर्ट हाँ जी, वो निकालनी आप होती। एपीआई के जरिए जो है वो निकाल सकते हैं उसकी। जी जी, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था कि वो भी बताइएगा। हाँ, वो थोड़ा सा ना लेंथी प्रोसीजर है, क्योंकि आपको वो आपके क्लाइंट का डाटा ही है, आपका अपना डाटा है पीपीसी का। सर क्लाइंट का है, क्लाइंट का। तो वो जो है ना उनको ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी आपकी वेबसाइट के ऊपर, उनके ऊपर उनका जो अमेजोन का अकाउंट है ना उसके अंदर जाके एप्लीकेशन वाला सेक्शन जो होता है वहां पे वो उसकी एक्सेस देते हैं कि और वहां से फिर आपको 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप एज ए एप्लीकेशन डेवलपर अपने आप को अमेजोन के पास रजिस्टर्ड करवाएंगे, और फिर आपकी जो वेबसाइट, आपकी जो टूल होगा जिससे वो डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, लेट्स से उसका नाम आप रख देते हैं नुमान AMZ, कुछ भी आपने उसका नाम जो है वो रखा होता है, ठीक है। तो वो जब आप डाटा डाउनलोड करेंगे तो फिर आप उस ऐप के रेफरेंस से करेंगे, जैसे कि हम मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स होती है ना अमेजोन की, ठीक है। जैसे कि क्या नाम है यार, जेन से नाम निकल गया डाटा का। बहरहाल आपके पास ऐप्स होती हैं जिनके जरिए आप अमेजोन का डाटा निकालते हैं, या अमेजोन से जैसे सेलर बोर्ड के पास आता है आपका डाटा, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप भी अपनी ऐप जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते। एक काम तो ये होता है, दूसरा काम ये होता है जो मैं अमूमन करता हूँ, वो ये है क्योंकि वो अकाउंट भी मेरा अपना है, तो मैं अमेजोन को कहता हूँ कि भाई ये मेरा अपना ही अकाउंट है, तो उसके ऊपर अमेजोन इतना ज्यादा तंग नहीं करता और फिर मुझे सारा डाटा दे देता है। तो मैं देखता हूँ कि मैं ये आपको किस तरह इसका लेक्चर जो है वो बता सकता हूँ, बताऊंगा जरूर। मतलब ये भी एक मजे का टूल है और इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है। चले इसको मैं जेहन में रखता हूँ, इंशाल्लाह आपको बताता हूँ इसका जो है ना वो ओके सर, जज़ाकल्लाह। जी जी जी, सही है। कोई और किसी का है क्वेश्चन? नहीं सर, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा जैसा आपको सूटेबल लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका भी अपना वर्क है, आप हमारे लिए अपना प्रीशियस टाइम निकालते हैं, बाकी तो ऑल ओवर कवर है। चलें सही है, मैं ये देख लेता हूँ, चीज़ें कुछ ऑर्गेनाइज करता हूँ, और आप लोगों से जो है वो फिर दोबारा जो है वो मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और ये जो अभी मैंने आपको बताया है इसके अंदर ना, ये वाली चीज़ की जो है ये नोट्स में अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ। अभी मैंने असाइनमेंट का किसी जगह पे लिखा था, हाँ आपने, ये वाली असाइनमेंट है, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखा देता हूँ, ताकि आपको रेफरेंस रहे कि आपने असाइनमेंट करनी है कि ये जो फाइल मैं आपको दूंगा ना अपनी वेबसाइट की, उसकी फाइल्स को रीड करना और उसके जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो आपने बनाने हैं, ठीक है।
और ये ग्राफ ऊपर मैंने बनाने हुए दिखाए, आपने सिर्फ डाटे को ऑर्गेनाइज करके प्लॉट करना है। तो ये काम जो है वो आपने करना है इसके अंदर। एग्जाम्पल प्लॉट जो है वो मैं लगा दूंगा, मतलब वो भी बता दूंगा कि आपका ग्राफ कैसा नजर आना चाहिए। कोड नहीं दूंगा, बाकी ग्राफ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कोड आपने खुद जो है वो लिखना है उसका। और कोई जी और? सर। ठीक है सर। सर ये आपकी जो पूरी फाइल का डेटा होगा उस पूरे डेटा को रीड करवा के तो ये लाइन प्लॉट और बार प्लॉट बनाना होगा जी ना जी पूरे जी, डेटा पर। आप पूरे डाटे का आप बनाएंगे, या टॉप 10 का बना लें या टॉप 5 का बना लें, वो आपके ऊपर है। थोड़ा सा प्ले कीजिएगा ना डाटे के साथ, यानी जी जी सर आप बिल्कुल। फर्स्ट 10 का बनाए, फिर सेकंड 10 का बनाए। जैसे गूगल करता है ना, एक पेज के ऊपर 10 या 20 या 25 दिखाता है, क्या आप उस तरह का कुछ कर लें? ये अब आपकी क्रिएटिविटी है, आपके ख्याल में क्या ज्यादा बेटर है? ठीक है सर। अच्छा, ये खुशबू जो आपने मुझे भेजा है, डाटा भेजी है, स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, ये किस कोर्स के भेजे हैं आपने? सर एआई के कोर्स के भेजे मैंने। सर इरफान मलिक ये करवा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी ना। तो मैं ये अब मैंने आपको कंटेंट पढ़ने के लिए भेजा है। मुझे तो थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें से आती हैं और मैं इसलिए भेजा है कि ये हमें करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं ना